ऑफ लाइफ हम यहाँ पे देख रहे थे, वी हैव मेड सम सेल्स ओवर देयर, कुछ सेल्स हमने यहाँ पे बनाए थे, हाउ दोस सेल्स वर गेटिंग फॉर्म्ड एंड लाइक वी वर एक्चुअली इनिशियली इन द स्टेज जहाँ पे हमने पहले हमने देखा था कि केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है। अगर आपको याद हो तो ओपरेन एंड हार्डलेन ने हमने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दी थी, तो उनका यही कहना था वहां पे कि आपका जब केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है तो आपके इनऑर्गेनिक कंटेंट में से आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके बन सकते हैं। यू कैन एक्चुअली मेक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंटेंट। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके बन रहे हैं, जैसे आपके मोनोमर आपके बन रहे हैं, जैसे आपका सिंपल शुगर हो गया, फैटी एसिड हो गया, इनको इस्तेमाल करके आप बना सकते हो अपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यूजिंग देम यू कैन एक्चुअली मेक योर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये चीज कल हमने देखी थी आपके ओपरेन एंड हार्डलेन की कहानी के अंदर। दैट वाज माय केमिकल थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब इसको प्रूव किसने किया था? हु एक्चुअली प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन? माइलो स्टैन। राइट, स्टैनली मिलर ने आपका यहाँ पे उसे प्रूव किया था। ठीक है, तो स्टैनली मिलर ने यहाँ पे क्या किया था, ही एक्चुअली केम फॉरवर्ड, वो हमारे यहाँ पे आगे आए थे, उन्होंने वहां पे क्या किया, ही डिड हिज मिलर्स एक्सपेरिमेंट। अब कोई आप में से हैंड रेस करके मुझे बताएगा ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट आपके यहाँ पे क्या था, ताकि हम आगे बढ़ सके। मिलर्स एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपका क्या था? चलिए हैंड रेस करिए, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अलजिया। बस 2 लोग। गुड इवनिंग क्या अंकिता। पूछ रहे हो सर? मैं पूछ रहा हूँ मिलर्स एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या था। ठीक है, बताइए शिवा, क्या था मिलर्स एक्सपेरिमेंट? सर उन्होंने मतलब ये प्रूव किया था कि इनिशियल फेज के टाइम अर्थ में केमिकली उसमें क्या क्या कंपाउंड्स होगा और कैसे कैसे केमिकल कंपाउंड्स बने थे। तो उन्होंने सर आर्टिफिशियली ऐसा कंडीशन बनाया था, एक ऐसा सिस्टम बनाया था सर, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड का यूज किया जिससे स्पार्क हो, और फिर जो जो केमिकल्स हमें पता थे कि ये हो सकते हैं, उन केमिकल का हमने यूज किया सॉल्यूशन में। फिर सर और उसका टेम्परेचर हमने 800 केल्विन समथिंग रखा, जिससे कि वो इवेपोरेट हो और फिर कंडेंस होकर सर फिर से वो नीचे आ जाए अब वाटर के फॉर्म में। तो सर ऐसे जब किया तो उन्होंने 1 वीक लेटर जब उन्होंने चेक किया सॉल्यूशन को, तो उनको अलग अलग कंपाउंड्स मिल गए, जैसे लिपिड्स एक्सेट्रा सर उन्हें मिले। तो इससे सर उन्होंने प्रूव किया कि ये सभी केमिकल्स इनिशियल फेज में होंगे अर्थ पे। ठीक है, अब मुझे बताओ शिवा कि वो 3 कंपाउंड कौन से थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो उसे वहां पे मिले थे? विच वर दिस 3 मॉलिक्यूल जो उसे वहां पे मिले थे? सर CH4 NH3 एंड H2। वो तो उसने यूज किया था, वो तो उसने वहां पे यूज किया था उस सर एप्रेटस के अंदर। यस सर, यस सर। सर ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सर और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एस्पार्टिक एसिड। एसिड। यस राइट सर। राइट राइट, तो ये आपको वहां पे मिल गया था। बिल्कुल सी, सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व्ड। ये चीज आपकी यहाँ पे हमने देखी गई थी हमारे मिलर्स एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मिलर ने प्रूव कर दिया था कि जो भी आपका कहा जा रहा था बाय ओपरेन एंड हार्डलेन, वो बात बिल्कुल सही थी कि आपका केमिकल इवोल्यूशन आपका बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। यू कैन एक्चुअली फाइंड कि आपका जब केमिकल इवोल्यूशन आपका यहाँ पे होगा, सो यू विल गेट टू सी कि किस तरीके से आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को यूज करके आप बायोमोलिक्यूल्स आप बना सकते हो। और यही चीज मिलर ने यहाँ पे की थी, एंड दैट इज हाउ ही वाज एबल टू फाउंड सर्टेन बायोमोलिक्यूल्स। एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल गए थे। ये सब आपको आपके ब्लैक कलर के टार के अंदर आपको यहाँ पे मिल गए थे। दैट इज समथिंग यू आर फाइंडिंग इन द ब्लैक कलर के टार में आपको ये मिल गया था। ओके, अब जब उसे ये सब मिल गया, सो इट वाज प्रूव कि ऐसी चीजें बन सकती है। अब आपको याद ही रखना है कि अगर ऐसी चीजें बन सकती है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने ये प्रूव किया कि अगर आपके सिंपल मोनोमर बन सकते हैं, तो सिंपल मोनोमर को यूज करके हम बना सकते हैं हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मोनोमर या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करके मैं कॉम्प्लेक्स पॉलीमर अपना यहाँ पे बना सकता हूँ। राइट, जैसे कि मेरे अमाइनो एसिड अगर मेरे यहाँ पे है, अगर मैं उसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, अगर मैं अपने अमाइनो एसिड को अगर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, देन दे विल पॉलीमराइज एंड दे विल गिव मी द पॉलीपेप्टाइड। तो ये मुझे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन मुझे बना के देंगे। तो ये बात सिडनी फॉक्स ने बोली कि ये मॉलिक्यूल्स साथ में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर हमें बना के दे सकते हैं। तो इसका ये कहना था कि इसी तरीके से आपके न्यूक्लिक एसिड भी बन सकता है, इसी तरीके से आपके प्रोटीन भी बन सकते हैं, इसी तरीके से आपके लिपिड भी बन सकते हैं। तो ये बात सिडनी फॉक्स ने हमारे सामने रखी थी। दैट इज समथिंग सिडनी फॉक्स हैज सेड, राइट। उसके बाद ध्यान रखना, कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि ये जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये सारे साथ में आ रहे हैं और साथ में आके इकट्ठा हो रहे हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ एग्रीगेशन। ये सारे इकट्ठा हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज माय एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। और जब मेरे बायोमोलिक्यूल यहाँ पे एग्रीगेट हो रहे हैं, उसके साथ उनके आउटर कवरिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। और आउटर कवरिंग किससे बनी हुई है? थिन फिल्म ऑफ वाटर, राइट।
और बिकॉज ये आउटर कवरिंग थिन फिल्म ऑफ वाटर से बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका जो सेल है ये एक्चुअली में आपका रियल सेल नहीं है, इट इज नॉट अ रियल सेल, ये आपका कभी भी खुद से डिवाइड नहीं कर सकता। इसको हम यहाँ पे टर्म देंगे एज अ कोकरवेट्स। कोकरवेट्स आर नथिंग बट सम ऑफ द सेल लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे आपको ऑर्गेनिक कंटेंट या ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स आपको सेंटर में मिल रहे हैं, बट आपकी जो आउटर कवरिंग आपकी यहाँ पे दैट इज मेड अप ऑफ माय थिन फिल्म ऑफ वाटर, और बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट फाइंड देम कॉल्ड एज अ सेल। मैं इनको सेल नहीं कह सकता, दे आर नॉट सेल, ये एक सही मायने में यहाँ पे आपके सेल नहीं है, सो दे आर नॉट सेल ओवर देयर, क्योंकि आपके पास एक वेल डिफाइंड आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। और ये भी याद रखना, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, सिंपल सी बात है, ये आपका कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज हमने लास्ट क्लास तक की थी। क्या इतनी बात आप सबको याद है जो हमने पिछले क्लास में किया था? Yes, sir. ठीक है, अब एक और नई चीज हम यहाँ पे समझते हैं। नई चीज आपकी यहाँ पे ये है कि हमारे जो सिडनी फॉक्स थे उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की, राइट? जैसे हमने यहाँ पे कोकरवेट्स हमने यहाँ पे बनाए, तो एक और चीज आपके यहाँ पे बन के आपको मिलेगी, एंड दोस थिंग्स वर माय कॉल्ड एज माय माइक्रोस्फीयर्स। तो अब सिडनी फॉक्स जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे आपके कोकरवेट्स बन रहे थे वैसे एक और स्ट्रक्चर आपका बन रहा था, वैसे आपका एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा था, जिसके अंदर यू हैव द आउटर मेम्ब्रेन और बीच में थे आपके यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स, सेंटर में थे आपके यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल्स। तो समझो ये मेरा यहाँ पे प्रोटीन, सेंटर में आपके यहाँ पे प्रोटीन था, देन यू आर हैविंग समथिंग लाइक योर लेट्स से राइट, लेट्स से these are my fats over there, ये मेरे यहाँ पे फैट्स थे, राइट? सिमिलरली लेट्स से मेरे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी थे, राइट? सो दीज वर द थिंग्स दे वर फाइंडिंग कि कई सारे बायोमोलिक्यूल्स, जस्ट समझ जाओ कि कई सारे बायोमोलिक्यूल्स आपको यहाँ पे मिल रहे थे। ये मेरा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, ये मेरा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, अब ये चीजें आपको यहाँ पे मिल रही थी। आपके पास यहाँ पे आउटर कवरिंग थी, जो आउटर कवरिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, द आउटर कवरिंग व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, इस आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ माय लिपिड एंड प्रोटीन। ये आउटर कवरिंग मेरी बनी हुई यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन से। तो अभी आपको यहाँ पे एक सेल बनता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर आपके पास एक आउटर कवरिंग है जो आपके लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है, और अंदर आपके सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे सेल बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम दिया गया था माइक्रोस्फीयर्स। इनको हमने यहाँ पे नाम दिया था, दे वर कॉल्ड एज माइक्रोस्फीयर्स। माइक्रोस्फीयर्स वो होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल, ये प्रिमिटिव सेल की तरह हो यहाँ पे होते हैं, जिनके अंदर आपको आउटर कवरिंग मिलेगी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई। अभी तक हमें आउटर कवरिंग मिल रही थी हमारे सिंगल, मतलब आपके थिन फिल्म ऑफ वाटर आपको यहाँ पे दिख रहा था, बट यहाँ पे आपको एक वेल डिफाइंड लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई आपको यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रही है, एंड सच स्ट्रक्चर्स और सच सेल्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्फीयर्स। और ये सेल को बनते हुए ऑब्जर्व किया था आपके सिडनी फॉक्स ने। तो माइक्रोस्पोर्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, स्पेयर्स को ऑब्जर्व किया सबसे पहले आपके यहाँ पे सिडनी फॉक्स ने। सिडनी फॉक्स ने इनको सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। अब जब सिडनी फॉक्स ने कुछ ऐसे सेल बनते हुए देखे थे जिनके पास आउटर कवरिंग थी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई, तो आप ये बात समझो कि ये जो मेरे सेल्स थे इनको मैं सेल्स कह सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली कॉल देम एज अ सेल, बिकॉज दे हैव द, इनके पास कोई ऐसा नहीं कि सिंगल आउटर लेयर है आपकी वाटर की, आपके पास बिल्कुल एक वेल डिफाइंड अच्छी सी बनी हुई लिपिड एंड प्रोटीन की लेयर है। सो आई कैन क्लियरली से ये जो मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं मुझे यहाँ पे मिल रहा है, I can say they are my primitive cell. I can call them as a primitive cell. इनको मैं एक primitive cell कह सकता हूँ, या इनके लिए एक बड़ा ही अच्छा नाम होता है, and that is called as my protobiont cell. You can also call them as a protobiont cell. याद रखना, प्रोटोबायंट सेल अगर आपके सामने कभी टर्म आ रहा है तो समझ जाना दैट इज नथिंग बट माय प्रिमिटिव सेल। और ये जो मेरा प्रिमिटिव सेल है आपके सामने यहाँ पे, क्या आप मुझे बता सकते हो इस प्रिमिटिव सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा या डीएनए होगा? RNA. हमेशा आरएनए। याद रखना, आपका सबसे पहले जो आपका जेनेटिक मटेरियल बना था प्लांट के ऊपर है, सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल यूज किया गया था आपके प्रिमिटिव सेल के अंदर, दैट वाज माय आरएनए। सो आरएनए आपको यहाँ मिल जाएगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो दैट इज, हाँ जी गिरजा, गुड इवनिंग। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती है। सो ये था आपको यहाँ पे प्रिमिटिव सेल जो आपको बनते मिला था, और याद रखना इसका नाम था आपके यहाँ पे माइक्रोस्फीयर। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज फॉर्म।
इसको ऑब्जर्व किसने किया था? सिडनी फॉक्स ने। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक और बात यहाँ पे याद रख लो कि आपका ये जो प्रिमिटिव सेल आपको यहाँ पे दिख रहा था ना, इट वॉज ऑल्सो शोइंग अ पोटेंशियल ऑफ बाइनरी फिजन, मतलब ये डिवाइड कर सकता था। इट वॉज शोइंग अ पोटेंशियल ऑफ बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन का पोटेंशियल यहाँ पे ये शो कर रहा था, दैट मीन्स ये डिवाइड कर सकता है। जैसे आपका आपने सुना होगा बाइनरी फिजन आपके बैक्टीरिया शो करते हैं, बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। Yes, sir. कई Yes, सारे sir. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका बाइनरी फिजन के थ्रू आपका ये प्रोटोबायंट आपका यहाँ पे डिवाइड कर सकता है और अपना नंबर बढ़ा सकता है। सो देखो, एक सेल को मैं सेल तब बोलूंगा जब उसके अंदर मुझे एक तो आउटर कवरिंग आपको लेयर की मिलेगी, लिपिड प्रोटीन के अंदर बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे, और दूसरी बात वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए। तो प्रोटोबायंट बिल्कुल आपका यहाँ पे जो आपका जो माइक्रोस्फीयर है वो आपका खुद से रिप्रोड्यूस कर सकता था, एंड दैट इज व्हाई आई कैन कॉल देम एज अ प्रिमिटिव सेल। मीन यहाँ पे सही मायने में प्रिमिटिव सेल कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और बात आप यहाँ पे याद रख लो, आपका जो प्रिमिटिव सेल था, समझो ये मेरा यहाँ पे है, दिस इज माय प्रिमिटिव सेल, अज्यूम दैट दिस इज गोइंग टू बी योर प्रिमिटिव सेल। तो सवाल ये आता है कि जब आपका प्रिमिटिव सेल प्लैनेट पे आया होगा, ओशन में होगा, तो वो कैसे अपना एनर्जी बनाता होगा या उसका खाता क्या होगा वो। सो याद रखना, जब प्रिमिटिव सेल आपका प्लैनेट पे आ चुका था या बन चुका था, सो वो फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं था, वो फोटोसिंथेसिस तो वहां पे करता नहीं था। वो क्या करता था, ओशन में, आपको अगर याद होगा तो ओशन के अंदर इट वाज मोर लाइक अ सूप। ओशन में कई सारे ऑर्गेनिक मैटर थे, Yes, याद है sir. ना? Yes, sir. राइट, ओशन में काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आपको वहां पे मिल जाता। तो आपको जो प्रिमिटिव सेल था ये क्या करता था, जो भी ओशन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता था ना उसको वो खाता था और फिर उसका फर्मेंटेशन करता था। तो उसे एंगल्फ करता था एंड फिर उसके बाद करता था फर्मेंटेशन। तो जो प्रिमिटिव सेल था, इट यूज्ड टू डू व्हाट, it used to consume organic matter, it used to consume organic matter from the ocean। अब इतना मुझे मेंशन की जरूरत नहीं, बट याद रखना, from the ocean, and undertook fermentation, and undertook fermentation। अब जो वहां पे वो जब वहां पे वो फर्मेंटेशन करता था, जब वहां पे फर्मेंटेशन करता था, तो सिंपल सी बात है, वो करने से उसको वहां पे एनर्जी जनरेट करता था वो। सो व्हेन यूज्ड टू डू द फर्मेंटेशन, तो वो करके वहां पे वो एनर्जी जनरेट कर पा रहा था और जिससे उसका गुजारा होता था। राइट, याद रखना, वो कंज्यूम करते थे ऑर्गेनिक मैटर जो आपके ओशन में होते थे और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन करते थे। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि जो मेरा प्रिमिटिव सेल था वो खुद से तो खाना बना नहीं सकता था, वो जाके कंज्यूम करता था। अगर कोई एनिमल है जो खुद से खाना बनाता है, अगर कोई प्लांट है जो खुद से खाना बनाता है, तो याद करो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ऑटोट्रॉप। Yes, sir. Yes, sir. यूज टर्म लाइक ऑटोट्रॉप। बट यहाँ पे मैं ऑटोट्रॉप टर्म यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, इसके लिए यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी माय हेटेरोट्रॉप। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हेटेरोट्रॉप। ये मेरा एक हेटेरोट्रॉप था और ये मेरा एक सही मायने में कहूं तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कीमो हेटेरोट्रॉप। आई एम गोइंग टू कॉल एज अ कीमो हेटेरोट्रॉप। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कीमो हेटेरोट्रॉप, बिकॉज आपका जो फर्मेंटेशन, जो केमिकल रिएक्शन आपके आ रहा है, उससे उसकी यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आपकी जनरेट की जा रही है। सो आपको याद रखना है कि आपको जो सबसे पहला सेल आपका बना था, जो आपका सबसे पहला प्रिमिटिव सेल आपका जब बना था, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका यहाँ पे था कीमो हेटेरोट्रॉप। सो दे वर हैविंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनका यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे एज अ कीमो हेटेरोट्रॉप। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना आप सबने यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर कीमो हेटेरोट्रॉप। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर। और याद रखना है यहाँ पे आप ये सब करके अपना एनर्जी जनरेट कर पा रहे हो, दैट इज हाउ यू जनरेट द एनर्जी ओवर हियर। बस इतनी बात यहाँ पे याद रखो। इसके बाद आप डायरेक्टली ये चीज समझ जाओ कि आपका प्रिमिटिव सेल में से कुछ सालों के बाद आपका प्रोकैरियोटिक सेल बना। फ्रॉम योर प्रिमिटिव सेल आफ्टर सर्टेन ईयर्स, राइट, सर्टेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आपका प्रोकैरियोटिक सेल बना। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अभी तक तो आपका आरएनए है, अभी आप सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबके साथ नहीं हो रही है, किस सर हो रही है। हो रही है बेटा, हो रही है। काजल आपके साथ हो रही है? काजल, यस सर। देखो काजल के साथ भी हो रही है। आइल से एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करके ट्राई करो, ट्राई लॉगिंग आउट एंड अगेन ज्वाइनिंग इन। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। सो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना आपका फ्रेंड कि पहले जो सेल बने थे वो क्या खाते थे, तो बोलना दे वर माय कीमो हेटेरोट्रॉप। फिर वो बोलेगा किसका मतलब क्या होता है, तो वो भी एक्सप्लेन कर देना, राइट।
So you'll have they were continuing organic matter and then they will enter the fermentation. बताइए तनप्रीत, क्या सवाल है आपका? सर मेरा नहीं है, मोनिका। हाँ मोनिका बोलो। सर जैसे भी आपने बताया ना कि फर्स्ट प्रिमिटिव सेल प्रोटोबायंट सेल था, हाँ. तो इसे पिछली कल भी आपने बताया था जो कुकरबिट्स थे ना वो भी प्रिमिटिव सेल था, तो Right. तो इसमें भी मतलब But it was not in a true sense a cell. क्योंकि वो it was not a true sense a cell because you know why it was not a cell, because उसके पास एक तो आउटर लेयर थी आपकी वहां पे which was thin film of water और वो आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था. ठीक है. सर तो मतलब जब हम ऐसे बता क्वेश्चन आगे कि बेसिक होगा क्या ना, मैं बता रहा हूँ तो मोनिका मैं समझ रहा हूँ होगा क्या ना, आपकी बुक्स कुकरवेट्स और माइक्रोस्फीयर दोनों को बोलेगी प्रोटोबायोंट. ठीक है. यस सर. समझ आ रही है मेरी बात? आपकी बुक माइक्रोस्फीयर और कुकरवेट्स को दोनों को बोलेगी प्रोटोबायोंट. आप ये याद रखो. राइट. बट यू नो दैट इन अ रियल सेंस हु वाज अ रियल सेल? Microsphere was a much more in a real sense was a cell, right? Not a cucurbites. समझ आ रही है मेरी बात? मोनिका इन सबको ये बात समझ आ रही है? बुक हमेशा आपको बोलेगी वो लोग, लेकिन आपकी बाकी बुक्स आपको बोलेगी Microsphere and cucurbites both are my primitive cells, both are my protobiont. But you should know that in a real sense जो मेरा primitive cell था, real cells में वो मेरा Microsphere ही हो सकता था, cucurbites नहीं हो सकते थे, right? So that is something you have to know. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है और यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो जाती है. आप बस याद रखो कि प्रिमिटिव सेल में से फिर आपका फ्यूचर में आपको बनेगा आपका यहाँ पे यू विल फॉर्म योर प्रोकैरियोटिक सेल आपका बन जाएगा. बस वहां पे आप स्टोरी को खत्म करो एंड लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स. तो यहाँ पे हमने हमारा देख लिया ओरिजिन ऑफ सेल. सो हियर वी हैव बेसिकली अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ सेल आप यहाँ पे किस तरीके से हुआ होगा. आई होप ये सारी चीजें समझ आ रही है. लड़कों को भी समझ आ रहा है? महेश, शिवा, ऋषभ and all the other boys जो भी है, अनिरुद्ध in case if you are here, right? So that is something we have done. ठीक है. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हम समझते हैं इवोल्यूशन को. अब यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगा ना, यहाँ पे आप स्टोरी को समझना. अगर आप स्टोरी को समझ पा रहे हो देन बाकी सारी चीजें आप समझ जाओगे. आपको एनसीईआरटी वाली चीज समझने में आसानी होगी. और अगर आप स्टोरी को समझ पा रहे हो तो इसके ऊपर बेस्ड कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ना, आप उसे समझ पाओगे. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब भी आपके सामने इवोल्यूशन टर्म आता है, whenever you get a term like evolution, इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. एवोल्यूशन का सिंपल मतलब यहाँ पे होता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक एनिमल है, राइट, इस एनिमल में से एक और एनिमल बनता है. ठीक है. एक एनिमल में से एक और एनिमल आपके यहाँ पे बनता है. सो आप सिंपली जानते हो कि जब एक एनिमल में से दूसरा एनिमल आपके यहाँ पे बन रहा है, उसका ऑफस्प्रिंग जो आपका यहाँ पे है, ऑब्वियसली ये आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बनेगा. जो ऑप्शन आपका बनेगा इट विल हैव सम डीएनए. इसके पास कुछ ना कुछ डीएनए होगा जो इसके पेरेंट के साथ से आया होगा. तो समझो एक आपका यहाँ पे फादर है एंड समझो यहाँ पे एक और उसकी मदर है यहाँ पे, राइट. तो इन लोगों का यहाँ पे एक ऑफस्प्रिंग बना. ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिला होगा, राइट. अब यही जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा ये भी आपके कुछ नए प्रोजीज बनाएगा फ्यूचर में जाके, ये भी जाके प्रोजीज बनाएगा. तो आपको हमेशा जब भी आपके प्रोजीज आपके यहाँ पे बनेंगे, दे विल हैव सम काइंड ऑफ डीएनए विद वेरिएशन. दे विल हैव सम काइंड ऑफ डीएनए. हमेशा आपको जो डीएनए मिलेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा ना, अगर आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, वो आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब भी आपका कोई नया एनिमल बनता है या कोई भी आपका नया ऑर्गेनिज्म आपका बनता है, इट्स डीएनए विल हैव सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन. उसके डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ आपको मॉडिफिकेशन वहां मिलेगा and that is only called as my evolution. So evolution simply means descent मतलब नया population, descent मतलब future generation with some modification, right? So this is going to be the future generation और इस तरीके से आपका evolution होता है. मैं आपको इसको example लेके समझाता हूँ. Let me give you the example to make you understand. This is all my future generation. इसको हम यहाँ पे पहले फिलहाल के लिए आप ये टर्म याद रखना, descent with modification. Now let me tell you some examples over there. सबसे पहला एग्जांपल है मेरे यहाँ पे मॉस्किटो वाला. अब मॉस्किटो वाली कहानी ये मैं कुछ बच्चों को पहले ही बता चुका हूँ और कुछ लोगों के लिए पहली बार होगी. अब इसमें है था क्या ना, आपका 1950s के अंदर लोगों ने डिसाइड किया कि मॉस्किटोज आर अ प्रॉब्लम. उन्होंने डिसाइड किया कि आपके जो मॉस्किटोज यहाँ पे होते हैं आपके लिए प्रॉब्लम है. सो उसको मारने के लिए उन्होंने यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज किया. सो मॉस्किटो को खत्म करने के लिए दे डिसाइडेड कि इनको हम खत्म करेंगे यूजिंग द पेस्टिसाइड. वो था आपका काफी वेल नोन आपका था वहां पे डीडीटी.
तो प्लान क्या था? प्लान ये था कि आप डीडीटी लेके जाओ और उसको आप जाके छिड़को आपके हर जगह पे जहां पे आपका पानी रुका हुआ है, जहां पे भी आपका पानी रुका हुआ है वहां पे जाके आप अपने डीडी को जाके आप वहां पे जाके स्प्रे करो। दैट वाज द प्लान, राइट? अब समझो आपके पास यहाँ पे पॉन्ड है, समझो फॉर एग्जांपल यू हैव अ पॉन्ड ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास पॉन्ड है और पॉन्ड के अंदर अज्यूम कर लो कि मेरे पास है अराउंड लेट्स से 1000 मॉस्किटो लार्वा, 1000 मॉस्किटो लार्वा मेरे यहाँ पे इंजॉय कर रहे अपनी लाइफ को, राइट? आपने क्या किया? आप गए वहां पे डीटी लेके और आपने अपना स्प्रे कर दिया। सो यू वेंट ओवर देयर और आपने बोला कि बहुत हो गया एंजॉयमेंट, एंड देन यू स्टार्ट स्प्रेइंग योर डीटी ओवर हियर। अब जैसे आपने अपने डीटी यहाँ पे अपना स्प्रे किया विच वाज अ पेस्टिसाइड, हुआ क्या उसके बाद कि 1000 में से आपके मेजॉरिटी ऑफ द लार्वा आपके मर गए, उनकी डेथ हो गई। सो अज्यूम कर लो कि 1000 लार्वा आपके पास थे यहाँ पे, 1000 में से मेजॉरिटी ऑफ देम डाइड, लेट्स से अराउंड 990 ऑफ देम एक्चुअली डाइड। 990 जो यहाँ पे थे उनके यहाँ पे डेथ हो गई। तो इतने सारे जो थे यहाँ पे इनके यहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन आपके पास कुछ 50 जितने 10 जितने आपके यहाँ पे थे जो आपके यहाँ पे बच गए। सो 10 ऑफ देम वर एबल टू सर्वाइव। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरे ये 10 बच कैसे गए यहाँ पे, मेरे डीडी वाले एनवायरमेंट के अंदर ये मेरे 10 मॉस्किटो लार्वा यहाँ पे बचे कैसे? तो इसका आंसर यहाँ पे ये है कि ये जो आपके मॉस्किटो लार्वा थे इनके अंदर था वेरिएशन। देखो मॉस्किटो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? सेक्सुअली, मेल फीमेल विल कम टुगेदर, मेट विल ले द एग्स, सो दे विल शो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो देन आपकी जो प्रोजनी होगी उसके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर क्लियर कट आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो आपके जो 10 यहाँ पे बच गए ना, इनके पास कुछ तो जीन था, इनके पास कुछ तो ऐसा जीन था जो इनको अलाउ कर रहा था इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। याद रखना, दैट इज द एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। हमेशा हम लोग बात करते हैं ना वेरिएशन इन द पॉपुलेशन के बारे में। There is the advantage of having the variation in population. अगर वेरिएशन होगा तो उसका एडवांटेज होता है पॉपुलेशन को हमेशा। तो यहाँ पे वही एडवांटेज हुआ, कोई ना कोई तो जीन्स थे उन लार्वा के पास जिन्होंने उनको बचा लिया इस एनवायरमेंट के अंदर एंड दे वर एबल टू सर्वाइव। अब हुआ क्या कि अगर ये मेरे 10 सर्वाइव कर गए तो सिंपल सी बात है ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे, ये भी अपने दे विल ग्रो, दे विल टर्न इनटू अ बिग मॉस्किटोज एंड फिर क्या होगा? दे विल आल्सो रिप्रोड्यूस। तो जो मेरे यहाँ पे बच गए वो यहाँ पे करेंगे रिप्रोड्यूस, और जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे सो व्हाट विल हैपन? आपको जितने भी अब नए मॉस्किटो लार्वा आपको मिलेंगे ना, जितने भी आपको नए मॉस्किटो मिलेंगे उन सबके पास वो जीन होगा, वो सबके पास वो जीन होगा जो इन 10 के पास था। समझे इस बात को? जो जीन यहाँ पे उनको एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, जो जीन जो था आपको यहाँ पे जो एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा था, क्या एडवांटेज था? एडवांटेज ये था कि आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हो, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर आप वहां पे जिंदा रह पा रहे हो, उसका था वहां पे एडवांटेज। तो अब जितने मेरे यहाँ पे नए मॉस्किटो बनेंगे रिप्रोड्यूस करने के बाद, जितने मेरे यहाँ पे नए मॉस्किटो बनेंगे, ऑल द मॉस्किटो विल हैव दैट जीन। सारे मॉस्किटो के पास वो जीन होगा विच इज गोइंग टू बी एडवांटेजियस। और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, इस तरीके से आपके अब जब जाके आप डीटी छिड़कोगे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मॉस्किटो लार्वा आराम से आप सर्वाइव कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी डीटी आप वहां पे डालो वो आराम से आपके सर्वाइव कर जाएंगे, बिकॉज नाउ द पॉपुलेशन हैज इवॉल्व्ड। आपकी पॉपुलेशन इवॉल्व कर चुकी है, इवोल्यूशन यहाँ पे हो चुका है, एंड नाउ यू हैव द पॉपुलेशन विच इज अडेप्टेड टू द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट। याद रखना, इवोल्यूशन का फायदा ही होता है कि आप अपने आप को अडेप्ट कर पाते हो विद द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट। और अब जो आपके मॉस्किटो लार्वा यहाँ पे हैं, ये जो आपके यहाँ पे सारे मॉस्किटोज हैं, ये सारे अडेप्ट कर चुके हैं इन द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट। सवाल ये आता है कि कैसे अडेप्ट किया? तो अडेप्ट ये लोग इसलिए कर पाए बिकॉज इनके पास थे कुछ सिलेक्टिव जीन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू अडेप्ट विद द न्यू चेंजिंग एनवायरमेंट। इसलिए वेरिएशन होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। कहानी, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस स्टोरी बिल्ड्स एवरीथिंग। ये स्टोरी से आप समझ पाते हो कि इवोल्यूशन होता क्या है। सो यू विल ऑलवेज हैव सम जीन्स ओवर देयर जिनको आप, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको नए एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, और नया एनवायरमेंट यहाँ पे काफी टॉक्सिक था। और ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर के अंदर। सो यू हैव दिस मॉस्किटो लार्वाज ओवर हियर, ये सारे आपके मॉस्किटोज हैं, लार्वा नहीं, ये सारे आपके मॉस्किटोज हैं यहाँ पे।
ये जो रेड वाले हैं ना, इनके पास कोई एक्स्ट्रा जीन है, इनके पास एक जीन है जो बाकियों से अलग है। दैट इज द वेरिएशन ना। ये जो रेड कलर का जो मेरा मॉस्किटो यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, दैट इज अ शेयर एग्जांपल ऑफ माय वेरिएशन। ये मेरा एक बढ़िया एग्जांपल है कि आपके पॉपुलेशन में आपको वेरिएशन यहाँ पे आपको मिल जाए। और बाकी जो ब्लू वाले हैं वो आपके नॉर्मल मॉस्किटोज है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे डीडीटी डाला, राइट, जैसे आपने यहाँ पे अपना डीडीटी डाला, इट्स हैज टू बी डीडीटी नॉट डीटीडी। आपने जैसे आपने यहाँ पे उसे डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द मॉस्किटो विल डाई ओवर देयर, मेजॉरिटी ऑफ द मॉस्किटो इज गोइंग टू डाई। सो आपके मेजॉरिटी आपके मॉस्किटोज जो आपके यहाँ पे होंगे उनकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। और जैसी जिनकी डेथ हो गई, जो बचे कौन, बचे ये दोनों, एक ये बच गया और ये बच गया। क्यों बचा वो? बिकॉज दे वर हैविंग सम जीन्स, दे वर हैविंग सम resistant genes, they are having some resistant genes, या मैं कह सकता हूं एज एलील्स, या रेजिस्टेंट जीन्स और रेजिस्टेंट एलील्स इनके पास थे यहाँ पे, जिनके वजह से ये लोग वहां पे सरवाइव कर गए। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो सरवाइव किया यहाँ पे उसने अपना प्रोजिनी बनाया, एंड नाउ ऑल द प्रोजिनी विल हैव दैट स्पेशल जीन जो उसे अडेप्ट करने में वहां पे मदद करता है। दिस इज अ शेयर एग्जांपल ऑफ माय एवोल्यूशन। इस तरीके से आपका एवोल्यूशन होता है, इस तरीके से आपका सिलेक्टेड कैरेक्टर आपका आगे बढ़ता है, या सिलेक्टेड ट्रेट आपका पॉपुलेशन में आगे बढ़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आप आगे वाली कहानी तो आपने मुझे समझानी है, बिकॉज एक दो कहानी मैं आपको समझा दूंगा एंड उसके बाद यू विल ट्राई टू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। So survivor reproduce over several generations and now you have a population which is resistant to the DDT. अब आप यहाँ पे कितना भी स्प्रे कर लो कुछ नहीं होगा। तो यही हुआ था 1950s के अंदर, जब स्प्रे किया था तब तो बड़ा फायदा हुआ था, स्टार्टिंग में बड़ा फायदा हुआ था, सडनली पॉपुलेशन कम हो गया था, बट उसके बाद उन्हें पता चला कि अब तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। सो दैट एक्चुअली हैपेंड। सो दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ माय मॉस्किटो एंड द DDT, ठीक है सर। अभी हाँ बेटा बोलो तो अंतरित बताइए। सर डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? ये आपका होमवर्क होगा। इट इज अ पेस्टिसाइड व्हिच इज गोइंग टू बी योर होमवर्क to tell Okay, us sir. what is the full form of DDT. Now you have over here a fish. इसको हम बोलते हैं यहाँ टॉम कॉर्ड। ये आपके यहाँ पे फिश है which is going to be your टॉम कॉर्ड फिश। अब टॉम कॉर्ड फिश जो आपके यहाँ पे है, ये फिश जो आपकी है ये आपको मिलती है एक रिवर के अंदर which is my हडसन रिवर। सो हडसन रिवर के अंदर आपको ये फिश आपको मिलती है। अब हडसन रिवर आपको मालूम नहीं होगा, इट इज सीन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को NY करके स्मॉल में आप लिख सकते हो, जैसे उत्तराखंड को UK करके लिखते हो आप लोग। सो यस, न्यूयॉर्क इज अ प्लेस वेयर यू विल गेट टू सी दैट यू हैव दिस रिवर, हडसन रिवर, ठीक है। अब हडसन रिवर के साथ दिक्कत ये थी कि वहां पे आप बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल आप वहां पे डाल देते हैं। सो हडसन रिवर के अंदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यू आर एडिंग सम टॉक्सिक केमिकल्स ओवर देयर। सो हडसन रिवर के अंदर यू आर डूइंग दैट, यू आर एडिंग योर टॉक्सिक केमिकल। तो यहाँ पे अपने टॉक्सिक केमिकल्स को यहाँ पे डाला जाता था इस रिवर के अंदर। सो टॉक्सिक केमिकल्स वर एडेड इनटू दिस रिवर्स। मतलब आसपास की जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो क्या कर रही थी, यहाँ पे इस रिवर के अंदर इन केमिकल्स को डाल रही थी, रेगुलरली वो डालते रहते थे। मतलब जो भी इंडस्ट्री होती है वो यही करती है। अगर आप कभी नोटिस करोगे ना, आपने शायद आपको इतना मालूम नहीं होगा, लेकिन कई बार आपकी जो इंडस्ट्रीज होती है वो अपने केमिकल्स को या अपना जो डिस्चार्ज होता है ना वो डायरेक्टली रिवर में छोड़ती है। और इसी की वजह से काफी इशू आते हैं। आपकी ये गंगा एक्शन प्लान जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो रिवर के अंदर सारे पोल्यूटेंट्स आपके वहां पे आ रहे थे। इवन सेम थिंग अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो देन यमुना के अंदर भी वही चीज हो रही होती है कि आपके आसपास की इंडस्ट्रीज अपना पोल्यूटेंट उसके अंदर रिलीज कर देते हैं। सो व्हाट हैपेंस ना, जब आप टॉक्सिक केमिकल आप वहां पे रिलीज कर रहे थे रिवर के अंदर, तो उसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आपका कम हो गया। आपकी जितनी भी वहां पे डाइवर्सिटी था वहां पे आपका कम होने लगा। सिंपल सी बात है, टॉक्सिक केमिकल के अंदर कौन नहीं रहेगा। तो ये जो टॉम कॉर्ड फिश थी मेरी यहाँ पे, ये जो फिश यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे थी, इसका भी पॉपुलेशन कम हो गया। सो जैसे आपने केमिकल्स आपने यहाँ पे डाले, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, ये जो फिश थी मेरी यहाँ पे, इसका पॉपुलेशन यहाँ पे गया लो, सडनली नीचे गया। तो अगर आप समझो कि यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि अगर आपके पास इनिशियली थी आपके पास 5000 फिश, तो 5000 फिश में से आपके पास रह गई यहाँ पे सिर्फ लेट्स से you only found let's say 50 of them survived। अब यहां से आपका काम चालू होता है। मुझे बताइए आप लोग कि ये 50 बच कैसी गई और यहां से कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। इसके लिए हैंड रेस करना पड़ेगा आपको, हैंड रेस करना है, हैंड रेस।
मतलब कैसे तुम लोग लाइक ऐसे दौड़ दौड़ के एकदम से आंसर दे देते हो? प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी द आंसर। हाँ, सो यहाँ पे पहले आई होप सबको यहाँ पे कहानी समझ आ चुकी है, दैट व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। नाउ यू हैव टू टेल मी। गिरिजा बताइए क्या हुआ होगा यहाँ पे? सर जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, वो फिश में ओके था, फिर क्या हुआ होगा? वेरिएशन तो मिलेगा आपको पॉपुलेशन में, बिकॉज इट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, तो हाँ वेरिएशन तो आपको रहा ही होगा इसके अंदर। तो उससे क्या हुआ होगा, आगे की स्टोरी क्या होगी? इवोल्यूशन। डायरेक्ट इवोल्यूशन? ऐसे कैसे चलेगा? कोई और बताएगा मुझे? काजल आप बताइए। सर मेरा आपका उनके concept से बोलो। सर उनके पास कुछ स्पेसिफिक जीन होंगे जिससे वो सरवाइव कर रहे होंगे। So you are telling me that they must be having some specific genes. So बिल्कुल यहाँ पे इनके पास कुछ यहाँ पे specific genes होंगे, and because of those specific genes they were able to survive। ये करो कि 50 इसलिए बच गए क्योंकि इनके पास से कुछ specific genes यहाँ पे, इसके वजह से ये लोग यहाँ पे survive कर गए, ये आपको यहाँ पे कहना है। उसके बाद क्या हुआ होगा? अक्षर आप बताओ क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? सर उसके बाद ये रिप्रोड्यूस किए होंगे और जितने भी रिप्रोड्यूस हुए ऑफस्प्रिंग्स होंगे सभी के पास सेम एलील सेम जीन्स रहेंगे जो कि सारे के सारे सरवाइव कर जाएंगे। राइट। तो ये जो मेरे यहाँ पे 50 फिश जो मेरे यहाँ पे थी, जो मेरे यहाँ पे बच गई, इन्होंने सिंपली यहाँ पे अपने आप को रिप्रोड्यूस किया होगा। सो दे मस्ट हैव अंडरटेकन द रिप्रोडक्शन ओवर देयर। इन्होंने अपने आप रिप्रोड्यूस किया होगा और नेक्स्ट 50 इयर्स के अंदर व्हाट दे वर एबल टू सी, क्योंकि ये कहानी बड़ी पुरानी है। सो आफ्टर दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग ओवर देयर, इनका पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा। और जब इनका पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा, सो सिंपल सी बात है, जो मेरी नई फिशेज यहाँ पे बनेगी चाहे वो कितनी भी हो, और इनका नंबर काफी अच्छा खासा बढ़ गया, इनका नंबर यहाँ पे बढ़ गया, एंड दैट वेंट अराउंड 10,000 जितना, उससे भी ज्यादा, राइट? द नंबर वेंट क्वाइट हाई। तो इनका नंबर यहाँ पे बढ़ गया। अब जब इनका नंबर यहाँ पे बढ़ गया तो आप याद रखना कि वो जो आपका स्पेशल जीन था, जो आपके पास जो यहाँ पे जीन था जिसकी वजह से आप सरवाइव कर पा रहे, सो देयर वाज अ जीन जो आपको अलाउ कर रहा था टू सर्वाइव इन टॉक्सिक एनवायरमेंट। द जीन वाज अलाउइंग यू, इट वाज अलाउइंग टू सर्वाइव इन टॉक्सिक एनवायरमेंट, इन टॉक्सिक एनवायरमेंट। ये जीन की वजह से आप यहाँ पे सरवाइव कर पाए। और ये जो सारे आपको जो यहाँ पे फिशेज आपको मिलेगी ना, इन सब के अंदर वो जीन होगा। क्योंकि अगर कोई जीन एडवांटेजेस है, याद रखना, अगर ये जीन मेरा एडवांटेजेस है तो वो मुझे पॉपुलेशन में मिलेगा। सिंपल सा रूल है नेचर का सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास कोई जीन है जिसका कोई एडवांटेज है तो आपको पॉपुलेशन में ग्रो करते हुए आपको हमें मिलेगा। सो इफ यू हैव एडवांटेज ऑफ द जीन, देन ये आपको पॉपुलेशन में ग्रो करता हुआ हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और यही चीज आपको यहाँ पे होते मिले, एंड दैट इज योर इवोल्यूशन। एंड आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इवोल्यूशन हमेशा होता ही रहता है। इवोल्यूशन हमेशा आपका होता ही रहता है, चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो, चाहे वो माउस की पॉपुलेशन हो या किसी भी पॉपुलेशन हो। द थिंग इज इट इज इनविजिबल बट इट इज हैपनिंग ऑल द टाइम। सो आपके एनवायरमेंट में आपको जो भी यहाँ पे आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, दे आर अडेप्टिंग विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, एंड दे आर ग्रोइंग एंड दे आर इवॉल्विंग। सो इट इज ऑल हैपनिंग ओवर देयर। ये सब आपका हो रहा है, यू डोंट इवन रियलाइज दैट, राइट? सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ओवर हियर व्हिच कीप्स ऑन हैपनिंग ऑल द टाइम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कौन सी कंट्री का एग्जांपल है, लेट मी ट्राई टू रिमेंबर दैट। इट वाज समवेयर इन रशिया और समवेयर कि आपके एक पॉपुलेशन था डॉग्स का, और डॉग्स का पॉपुलेशन पहले ह्यूमंस के साथ रहता था, बट नाउ दे वर लिविंग इन द फॉरेस्ट, दे स्टार्ट लिविंग इन द फॉरेस्ट। सो कुछ तो हुआ था वहां पे, इधर द डॉग्स ने ट्रांसलोकेटेड किया था उन डॉग्स को, या कुछ तो किया था। बिकॉज ऑफ दैट दे वर स्टार्ट लिविंग इन द फॉरेस्ट, मतलब वो ह्यूमन से दूर हो गए, एंड दे स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम द ह्यूमंस ना फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। उनका जो बिहेवियर था ना, फ्रेंडली बिहेवियर टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग्स, उनका कम हो गया। सो नाउ सडनली दे वर अनफ्रेंडली टुवर्ड्स द ह्यूमंस, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, वहां पे क्या हुआ कि जब वो डॉग्स फॉरेस्ट में रहने लगे, सो वो काफी आसानी से फॉरेस्ट के अंदर नेविगेट कर पा रहे थे। मतलब एक पैच से दूसरे पैच में जाना उनके लिए काफी आसान होने लगा कुछ जनरेशंस के बाद। तो दैट इज समथिंग दे स्टार्ट अडैप्टिंग। और जब वो लोग ये अडैप्ट कर पा रहे थे कि वो अच्छे से नेविगेट कर पा रहे अपने हैबिटेट के अंदर, without a need of a human being or without a need of any kind of help, तो ये जो ट्रेट था ना, ये उनके ऑफस्प्रिंग में भी आपको देखने के लिए मिलने लगा। दिस ट्रेट वाज अगेन सीन उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर भी। सो उनके ऑफस्प्रिंग भी जो वहां पे थे, वो भी जब उनका बर्थ हो रहा था, सो उनके अंदर ये एबिलिटी थी
right? That they were able to navigate in those kind of environment also. So that was again a very good example जहाँ पे एक domesticated animal जब रहने लगता है एक outer environment के अंदर, so it was seen that they were evolving and they were becoming much more wilder in the different habitat. So that is something they've seen to be observed. तो ये हो गया मेरा फिश वाला स्टोरी यहाँ पे. आखिरी स्टोरी जो हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज द स्टोरी ऑफ अ बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया की यहाँ पे कहानी ये है. सो यू हैव अ स्टोरी ऑफ अ बैक्टीरिया एंड योर एंटीबायोटिक्स. बैक्टीरिया एंड कहानी यहाँ पे आपके यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की. अब जनरली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर आपको बैक्टीरिया को मारना हो तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स. इसको यूज करके आप उनको यहाँ पे खत्म कर देते हो. अब डॉक्टर्स ने आजकल यहाँ पे क्या देखा है कि कई बार एंटीबायोटिक्स यूज करने के बाद भी आपके बैक्टीरिया बच जाते हैं. तो समझो अगर एक मैं एंटीबायोटिक यूज कर रहा हूँ लेकिन मैं बैक्टीरिया को मार रहा हूँ, सो अज्यूम दैट आई हैव सम बैक्टीरियाज ओवर देयर, और इनको मारने के लिए मैंने वहाँ पे एंटीबायोटिक सोल्यूशन मैंने वहाँ पे अपना यूज कर लिया. तो जब मैंने ये एंटीबायोटिक सोल्यूशन मेरा वहाँ पे यूज किया, आई थिंक समवन हैज माइक ओपन है, बेटा आपका बंद कर लो. सो जब मैंने वहाँ पे एंटीबायोटिक सोल्यूशन वहाँ पे मेरा यहाँ पे यूज किया, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, दैट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई. मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया ओवर हियर विल एंड अप डाइंग. काफी लोग यहाँ पे परेशान होके उनकी डेथ हो जाएगी, बट कुछ मेरे यहाँ पे बच जाएंगे और ये होते हुए दिख रहा है. सम ऑफ देम विल बी एबल टू सर्वाइव. तो कुछ मेरे यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे ये मेरे यहाँ पे सर्वाइव कर गए. दे आर एबल टू सर्वाइव ओवर हियर. अब जब मेरे यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए, सो अगेन दे हैव सम वेरिएशन इन देम. उनके पास कुछ वेरिएशन है जिससे वहां पे वो बच गए. अब जब मेरे बैक्टीरिया वहां पे बच गए तो आगे की कहानी शिवा आप बता दो यहाँ से क्या होगा. कुछ बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे जिंदा रह गए, अब यहाँ पे क्या होगा. सर वो यूज करेंगे और जो उनके जो प्रोजेनी बनेगा सर उनमें ये एबिलिटी होगा कि एंटीबायोटिक से वो इफेक्टिव नहीं होंगे. तो हाँ, तो एक तरीका का ये भी मेरे यहाँ पे इवोल्यूशन है. तो दे विल रिप्रोड्यूस, और ये रिप्रोड्यूस जब यहाँ पे करेंगे तो नाउ वी विल हैव मच मोर नंबर ऑफ बैक्टीरिया. अब वो जब बैक्टीरिया मेरे जो बच गए वहां पे वो अपना नंबर यहाँ पे अपना बढ़ाएंगे, और जब वो यहाँ पे नंबर बढ़ा रहे हैं, अब एज अ डॉक्टर आपको भी परेशानी, क्या परेशानी होगी, क्योंकि जब आप ये एंटीबायोटिक यूज करोगे तो उनकी डेथ यहाँ पे होगी या नहीं होगी. नहीं होगी. नहीं होगी सर. नहीं होगी. सो दे बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. अरे रानी है या क्लास में नहीं है. हूँ सर. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. बोलती तो हूँ सर. ऑलराइट, ठीक है. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाती है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. सो आपने जहाँ पे आपने यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आपने यहाँ पे अपने यहाँ पे यूज किए, तो मतलब बेसिकली आपने जब आपके बैक्टीरिया आपके यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, सो बैक्टीरिया जो आपके सर्वाइव कर गए वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल गिव यू सम न्यू बैक्टीरिया एंड ऑल दिस बैक्टीरिया विल बी रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. दे आर गोइंग टू बी रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक. से ये आप यहाँ पे रेजिस्टेंट होंगे. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. ये चीज आपको क्लियर कट आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके इवोल्यूशन का मैं आपको बताना चाहूंगा. यूएस में काफी लोगों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, उन्होंने एंटीबायोटिक यूज किया लेकिन उससे भी उनकी डेथ नहीं हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा ग्रो कर गया एंड उससे ह्यूमन की डेथ हो चुकी है. मतलब कई सारे लोगों की वहां पे डेथ हो चुकी है. सो ये एक कंसर्न है Yes, sir. इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. ये एक आपका कंसर्न है. एंड अब करना क्या पड़ता है ऐसी कंडीशन के अंदर कि आपको एक अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक आपको बनाने पड़ते हैं. एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक बनाने पड़ते हैं ताकि आप उसे मार सको. तो इसको लेके तो ये लोग काफी वो हो चुके हैं. दे हैव बिकम द रेजिस्टेंट ओवर हियर. सो दैट इज द सेम थिंग यू कैन सी ओवर हियर. राइट, सेम चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो. यू हैव दिस बैक्टीरिया, यू हैव अ नॉर्मल बैक्टीरिया ब्लू वाले हैं, और एक था जो था आपका रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. अब जब आपने यहाँ पे एंटीबायोटिक सोल्यूशन में उनको डाला, सो दिस वाज माय एंटीबायोटिक सोल्यूशन. सो मेजॉरिटी ऑफ देम डाइड. मेजॉरिटी ऑफ देम उनकी डेथ हो गई, लेकिन येलो वाला तो मेरा वहां पे रह गया. राइट, और एक दो ब्लू वाले भी वहां पे रह गए, कैसे करके बच गए वहां पे वो. राइट, लेकिन जो मेरा यहाँ पे सर्वाइव कर गया वो अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाएगा. एंड स्लोली यू कैन सी जो मेरा वो पर्टिकुलर जीन था जिसके पास वो एडवांटेज वाला जो जीन था, वो वाला बैक्टीरिया मतलब येलो वाला बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे उसका नंबर कितना बढ़ गया. सो नाउ आई कैन सी द येलो बैक्टीरिया हैज ग्रोन इनटू अ वेरी लार्ज नंबर. अब इनको आप नहीं मार सकते. इनको मारने के लिए आपको कुछ यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ माई एवोल्यूशन. तो ये भी एक बहुत अच्छा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है आपका यहाँ पे एवोल्यूशन का. दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर एवोल्यूशन. ठीक है,
दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। तो अब जब मैं आपको यहाँ पे तीन एग्जांपल यहाँ पे दे चुका एवोल्यूशन के, तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि आपका वेरिएशन आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उस वेरिएशन की वजह से आप एक्चुअली अपने आप को अडेप्ट कर पाते हो विद न्यू चेंजिंग हैबिटेट। आई होप अभी आपको कहानी समझ आ रही है। आई होप एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस फॉर यू, दैट यूनिट एंड दैट वेरिएशन विल हेल्प यू टू अडेप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय नेचुरल सिलेक्शन। अब ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म आपको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो अगर आपको याद रखना है कि चार्ल्स Yes, डार्विन थे, उन्होंने आपको ये टर्म दिया था, द टर्म ऑफ माय नेचुरल सिलेक्शन। सो ही गेव अस द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने दी थी हमारे सामने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। अब आप जब वो सेंटेंस को पढ़ते हो ना, तो आपको समझने में आसानी होती है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नाउ। क्या लिखा है सेंटेंस के अंदर? ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू एन एनवायरमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर देन अदर्स। जो सबसे बढ़िया तरीके से अडेप्ट कर सकता है एनवायरमेंट के अंदर, वो सर्वाइव करेगा और वो ज्यादा आपका यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट इन द सेंस, वो फिटेस्ट इन द सेंस जो ज्यादा आपका यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, सर्वाइव करके रिप्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज माय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दैट इज द स्टोरी ऑफ माय नेचुरल सिलेक्शन, जो आपकी चार्ल्स डार्विन ने बोली थी। इसके आप 3 एग्जांपल देख चुके हो। जो ज्यादा बेटर अडेप्टेड था, जो अडेप्ट कर पाया उस एनवायरमेंट के अंदर, वो सर्वाइव करता है और वही अपने यहाँ पे नंबर बढ़ा के देता है। दैट इज माय नेचुरल सिलेक्शन। और उसे सिलेक्ट कौन कर रहा है? नेचर। नेचर ही करता है ना सिलेक्ट। मतलब आपके पास लाइक 1000 बैक्टीरिया थे, उनमें से नेचर ने कुछ को सिलेक्ट किया उस एनवायरमेंट के अंदर एक तरीके से, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय नेचुरल सिलेक्शन एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। क्या ये सेंटेंस आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? yes, sir. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय चार्ल्स डार्विन ने ये चीज आपको बोली थी। और आप 3 एग्जांपल यहाँ पे देख चुके हो। एक तो बैक्टीरिया वाला एग्जांपल आप देखा इवोल्यूशन का, देन यू हैव सीन एग्जांपल ऑफ माय टॉम कॉड फिश का एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा, एंड देन यू हैव सीन एग्जांपल ऑफ माय मॉस्किटो। ये तीनों एग्जांपल की कहानी एक ही है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इवोल्यूशन एक्चुअली मींस। डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, नए प्रोजीनी, नए ऑफस्प्रिंग विद सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, और वो मॉडिफिकेशन आपको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए आपके हैबिटेट के अंदर, राइट। एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। इवोल्यूशन की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हमेशा होता रहता है। एक बहुत बढ़िया स्लग है, एक पानी के अंदर एक बहुत बढ़िया स्लग मिलता है। स्लग आपको आई थिंक मालूम है, स्नेल जैसा होता है, स्नेल जैसा दिखता है वो स्लग। तो स्लग जो होता है ना, वो स्नेल जैसा दिखता है। एंड ये ओशन में एक स्लग मिलता है जो पता है क्या करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है ये। वो एल्गे को खाएगा, इट विल गो एंड फीड ऑन द एल्गे। ये एल्गे को जाके खाता है, सो इसको जाके वो कंज्यूम करेगा। और एल्गे को खाने के बाद ना, एल्गे क्या है आपका प्लांट है बेसिकली, एल्गे आपका यहाँ पे प्लांट है। अब उसको कंज्यूम करने के बाद उसके एल्गे के डीएनए को वो अपने अंदर ले लेता है, एल्गे के डीएनए को वो अपने अंदर वहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेता है, और उसके बाद खुद करने लगता है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इट विल स्टार्ट डूइंग द फोटोसिंथेसिस। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट माइंड बॉगलिंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे स्लग जाके एल्गे को खा रहा है, एल्गे को खाने के बाद इट इज एक्चुअली कंज्यूमिंग द एल्गे, एंड आफ्टर दैट इट इज डूइंग द फोटोसिंथेसिस। उसके डीएनए को वहां से कंज्यूम करके यूज कर रहा है उसके डीएनए को टू मेक इट्स ओन फूड, राइट। अभी पढ़ना है इसके बारे में, टाइम मिले तो। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसकी कहानी समझाई है, बट ग्रीन कलर का होता है ये स्लग, ओशन में आपको मिलता है। ओके, सो दैट इज वन थिंग। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें यहाँ पे देखते हैं। कुछ यहाँ पे टर्म्स है जो आप, अगर आप कहानी समझ चुके हो तो आपको ये टर्म समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। Each species produce more offspring that can survive। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस समझा रहा हूँ आपको, इसे देखो आप यहाँ ध्यान से। Each species produces more offspring than can survive। हर एक स्पीशीज ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाती है जितने उससे सर्वाइव कर सके। इसका मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आप कभी नोटिस करना, आपके घर के आसपास जब कोई डॉग के बच्चे होते हैं तो बच्चे कितने होते हैं जनरली? कितने बच्चे यू विल गेट टू सी? 5 या 6 7। हाँ ठीक है, चलो इतने आपके यहाँ पे पप्स आपके वहां पे होते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे, अगर आपके घर पे कोई अभी रैट अगर बच्चे देता है तो रैट के बच्चे आपको कुछ उतने मिल जाते हैं, लाइक बहुत सारे होते हैं। हाँ 8 से 12 गिन लो आप, चलो 8 से 12 गिन लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द पप्स फॉर द रैट्स, राइट। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी नेचर में इतने सारे बच्चे होते भी हो ना, सारे के सारे सर्वाइव नहीं करते हैं। इवन ये जो पप्स आपके रैट के हो रहे हैं, इन 8 से 12 में से 2 या 3 होंगे जो आपके बड़े हो पाएंगे। बाकी सब में से काफी लोग की वैसी डेथ हो जाएगी, काफी लोग होंगे जिनको कोई और आके खा के चला जाएगा। सो याद रखना, ईच स्पीशीज प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव।
हमेशा हर एक स्पीसीज इतने ऑफस्प्रिंग बनाती है जितने सर्वाइव होने वाले उससे ज्यादा ही बनाती है वो, क्योंकि वो जानती है कि काफी लोग तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, राइट। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका लगा सकता हूँ मैं आपके यहाँ पे फ्रॉग का। फ्रॉग कितने एग ले करता है यार? फ्रॉग अपना ले करता है आपका 1000 एग्स। अब 1000 एग जब वो ले कर रहा है तो 1000 के 1000 आपके टैडपोल में से फ्रॉग नहीं बनते हैं, या 1000 के 1000 टैडपोल आपके फ्रॉग नहीं बन पाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम विल डाई। और वही चीज आपकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे कह रही है दैट एक इंडिविजुअल लेज मच मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव। जितने सर्वाइव कर सकते उससे काफी ज्यादा आपके एग ले यहाँ पे किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ऑफस्प्रिंग, बिकॉज एडल्ट आपके सिर्फ 2 या 4 ही बन पाएंगे। सो इवन 1000 एग्स में से यू विल ओनली फाइंड 4 to 5 become your frog। क्या पहला स्टेटमेंट आप सबके यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे ये है, ईच इंडिविजुअल हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है दैट हर एक इंडिविजुअल के पास होता है आपका वेरिएशन। बेसिकली यही आपको कहा जा रहा है कि जब आपके पास मदर और फादर से आपके पास एक एक आपका कॉपी आ गया ना क्रोमोसोम का, तो आपके पास क्या है? आपके पास बेसिकली वेरिएशन आ गया। So each individual has a combination of inherited traits. That means they will have the variation. ये स्टेटमेंट आपको ये बता रही है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिविजुअल्स compete for limited resources। याद रखना हमेशा आपके जो इंडिविजुअल्स होंगे पॉपुलेशन में वो compete करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो आपका कोई बर्ड्स हो, लेट्स से अगर आपका एग्जांपल हो, समझो आपके बर्ड्स है, आपके बर्ड्स ने एग ले किया, एग में से आपके 5 बच्चे आपके निकले, क्रो के 5 बच्चे वहां पे निकले। तो आपको भी नोटिस करना जब वो 5 बच्चे एग में से हैच आउट होते हैं ना, तो कोई एग होता है जो जल्दी हैच आउट होता है, कोई होता है तो बाद में होता है। तो जो पहले हैच आउट हुआ ना एग, जो 18वें दिन पे हो गया, वो तो बड़ा भाई हो गया, और जो 20 डे पे हुआ, 20वें दिन पे जो हैच आउट हुआ वो छोटा भाई हो गया वहां पे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है क्रोस के अंदर या कई सारे बर्ड्स में क्या होता है, जो बड़ा भाई होता है वो क्या करता है, जब मम्मी पापा कहीं बाहर गए होते हैं ना, वो दूसरे को धक्का मार के गिरा देता है। दैट इज समथिंग दे डू, दे विल पुश द अदर बेबी आउट ऑफ द नेस्ट। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है? अगर फादर वहां से खाना लेके आ रहे हैं इतना सारा, तो अभी तो बट रहा है ना सबके अंदर खाना, 2-3 के अंदर खाना बट रहा है, आप एक को धक्का मार के गिरा दो, राइट। सो सारा खाना आपको मिलेगा। सो दैट इज समथिंग व्हिच ऑलवेज हैपन। सो इंडिविजुअल्स compete फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर फूड, स्पेस एंड वाटर। तो ये आपको हमेशा देखने के लिए आपके यहाँ पे मिलता है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे आ जाती है, राइट। Then you have a natural selection occurs through a survival of the fittest। अब जब आपका कोई अडेप्ट कर पा रहा है एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर, दैट इज गोइंग टू सर्वाइव, और वही आपका प्रोजेनी यहाँ पे रहेगा, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब अभी आप समझ पा रहे हो इतनी स्टोरीज एंड सेंटेंस का मैं समझ रहा हूँ, व्हाट इज माय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। द एनिमल इज एबल टू अडेप्ट, जो अडेप्ट कर पा रहा है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एबल टू प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग, उसको ही हम कहते हैं यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये सब होता है आपका नेचर के अंदर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये आपकी कहानी नेचुरल सिलेक्शन की। तो आई होप ये कहानी आपके यहाँ पे समझ आ चुकी है। अब थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की लाइंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप इतना समझ पा रहे हो देन आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो याद रखना, these are all the example of my natural selection, right? Now, based on the observation made by during the sea voyage, अब याद रखना आपके जो चार्ल्स डार्विन थे ना, वो एक शिप पे बैठ के चले गए थे घूमने के लिए। क्या शिप का नाम था? HMS बीगल। एक शिप था जिसका नाम था HMS बीगल। सो आई थिंक ये स्टोरी मैंने शायद आपको कभी बताई होगी कुछ लोगों को। जो आपके चार्ल्स डार्विन थे, ये पढ़ रहे थे अपना मेडिसिन, ये भी आपकी तरह थे, नीट क्रैक करेंगे, MBBS करेंगे काइंड ऑफ, राइट। सो ये अपना पढ़ रहे थे अपना मेडिसिन, और मेडिसिन के सेकेंड ईयर में इनको ये सब बोरिंग लग रहा था। मैंने बोला ये सब क्या कर रहा हूं मैं, क्या है ये सब। सो ही वॉज रीडिंग हिज मेडिसिन, वो बेसिकली अपना पढ़ाई वहां पे कर रहे थे, वो मेडिसिन पढ़ रहे थे, और सेकंड ईयर के अंदर लगा कि यार ये तो सब मेरे काम का है नहीं। सो इन्होंने क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। सो एक शिप था वहां पे HMS बीगल। उस शिप के अंदर वो जाके बैठ गए, मतलब परमिशन लेके बैठे थे, ऐसा नहीं था कि वो जाके बैठ गए। कि एक्चुअली बात की उन्होंने शिप के कैप्टन के साथ, एंड ही वाज लाइक आ जाओ चलो चलते हैं। उन्होंने बोला कि कितने टाइम के लिए हम जाएंगे घूमने के लिए? उसने बोला कुछ नहीं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, बस 5 साल के लिए जाएंगे। घर पे बता दो एक बार पापा को कि आज शाम को खाने के लिए नहीं आ पाऊंगा मैं, तो अब बाहर जा रहा हूँ, अब अगले वर्ल्ड कप के बाद ही आऊंगा। तो दैट इज समथिंग ही सेड, और वो अपने शिप पे बैठ के निकल गए अगले 5 साल के लिए घूमने के लिए, राइट।
और जब वो 5 साल के लिए घूमने के लिए निकल गए शिप के ऊपर, तो शिप के साथ जो वो जा रहे थे वहां पे, सो द शिप वाज गोइंग टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट, राइट, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे वो शिप जा रही थी। और वहां पे जाके जो शिप का काम था, उनका काम था वो कुछ जियोलॉजिकल स्टडीज वो लोग वहां पे कर रहे थे। तो चार्ल्स डार्विन ने वहां पे जाके अपना डेटा देखना चालू किया। ही वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर देयर। तो वहां पे जाके जो भी आपके प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनको उन्होंने स्टडी किया, उनका डेटा इकट्ठा किया। सो दैट इज समथिंग ही वाज डूइंग, ठीक है। सो चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट existing living forms share similarities to varying degree। तो आपके जो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, जितने उन्होंने एनिमल्स वहां पे देखे, उन्होंने बोला कि इनके अंदर काफी सिमिलैरिटीज है। अगर मुझे यहाँ पे एक बर्ड दिख रहा है और अगर मुझे दूसरा आइलैंड पे एक बर्ड दिख रहा है, तो उसके अंदर काफी सिमिलैरिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि इवन ऑल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दे ऑल्सो हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इन सबके कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे और इनमें से वो यहाँ पे बने हैं। तो यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बता रही है। He concluded that existing living form share similarities to varying degree, not only among themselves, but also with life form that existed millions of years ago. So for example, अगर उन्होंने वहां पे क्रोकोडाइल को देखा, उन्होंने वहां पे एक लिजार्ड को देखा, तो बोला कि यार ये दो तो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। एक क्रोकोडाइल और लिजार्ड के अंदर सिमिलैरिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, बट उसके साथ साथ दे मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ कॉमन एंसेस्टर। जब उन्होंने देखा यहाँ पे दैट दे वर सेइंग द क्रोकोडाइल, जब उन्होंने वो देखा वहां पे, और जब मैं आपको एक एग्जांपल बना के दे रहा हूँ, ठीक है, और जब उन्होंने वहां पे एक लिजार्ड को देखा होगा, तो उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों के अंदर काफी कॉमन चीजें हैं, देयर आर नंबर ऑफ कॉमन थिंग बिटवीन देम। सो इनके अंदर काफी सारी आपको यहाँ पे कॉमन चीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, राइट। सो यू हैव कॉमन ट्रेट्स। बट कॉमन ट्रेट्स के अलावा उन्होंने ये भी बोला कि इन दोनों के भी कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। दे मस्ट बी शोइंग सम काइंड ऑफ कॉमन traits with their ancestor as well, right? So not only among themselves, but also with the life form that existed millions years ago. So इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा जो इनके एंसेस्टर में मिलता होगा, जो अभी है भी नहीं। So they both must be having the common ancestor. इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिनके साथ इनके ट्रेट यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अब इसका अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल, कॉमन एंसेस्टर इनका कौन ही होगा? कौन था रेप्टाइल हमारा इतने सालों पहले? डायनासोर्स, राइट। डायनासोर्स थे ना हमारे रेप्टाइल्स पुराने वाले। सो मैं आपको सिंपल तरीके से आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। उनमें और इनके अंदर यू हैव सम कॉमन ट्रेट्स आपको मिलेंगे, एंड इनमें से आपके ये लोग इवॉल्व हुए। सो दैट इज समथिंग ही वाज ट्राइंग टू टेल अस। बेसिकली यही कह रहे थे हमारे कि यू हैव सिमिलैरिटीज बिटवीन देमसेल्फ। हाँ बेटा बोलो, बोलो एल्जिया, बोलो, बोलिए। सर ये जो डायनासोर का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये पहले से ही था या फिर अभी अभी मतलब ऐसा जब वापस fossil बोलना, मिले आपकी तब? आवाज नहीं आई। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ये सेंटेंस समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे जाकर उन्होंने डायनासोर को, फॉसिल को निकाल के उन्होंने देखा और बोला। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल दैट ही वाज सेइंग दैट कि आपके नहीं एनिमल्स। सर, हाँ बोलो, बोलो बेटा बोलो। मैं बोल रही हूँ मतलब इस वाले पॉइंट से पहले जो पॉइंट आपने बताया था, एक बार वो बता दो ना, मेरा नेटवर्क इशू। मैं ये कह रहा हूँ कि डार्विन ने जाके वहां पे जाके देखा कि उसने कई सारे एनिमल्स को देखा, उसने बोला कि इनके अंदर काफी सिमिलैरिटीज है, एंड इनके बीच में ही सिर्फ सिमिलैरिटीज नहीं है, दिस सिमिलैरिटीज आल्सो शोन बाय दोज एनिमल जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। सो दोज ट्रेट्स मस्ट बी शोन बाय आल्सो दोज एंसेस्टर्स जो अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनके अंदर भी ये ट्रेट्स मिलते होंगे। दैट इज समथिंग ही सेड। अगर आपको क्रोकोडाइल लिजर्ड के अगर आपको यहाँ पे कॉमन ट्रेट्स आपको दिख रहे हैं, तो दिस ट्रेट्स मस्ट बी आल्सो सीन इन देयर एंसेस्टर। उनके एंसेस्टर में भी आपको ये ट्रेट्स देखने के लिए वहां पे मिले होंगे जो भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका यहाँ पे ये मतलब होता है कि एक कॉमन एंसेस्टर में से ही सारे लोग बने हैं। देयर मस्ट बी अ कॉमन एंसेस्टर, और इनमें से सारे रेप्टाइल्स बने हैं या सारे प्राइमेट बने हैं। सो दैट इज समथिंग ही वाज ट्राइंग टू टेल अस, ठीक है। तो ये कहानी याद रखना, और चार्ल्स डार्विन के बारे में याद रखना, ही वाज द फादर ऑफ, अरे किसके फादर थे वो? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। अरे नहीं, Natural फादर ऑफ selection. इवोल्यूशन थे वो। अरे बाबा, ही वाज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। अभी देखो ऊपर से देख रहे होंगे चार्ल्स डार्विन तो क्या बोल रहे होंगे, ऊपर से चार्ल्स डार्विन बोल रहे होंगे इनको तो बायलिंगुअल ही मिलना चाहिए, इनको तो बायलिंगुअल ही टेस्ट मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को, विद हाफ सेंटेंस इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी एंड देन अगेन इन इंग्लिश। सो ही वाज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, याद रखना ये बात को हमेशा। He gave us a theory of natural selection. उन्होंने हमें एक थ्योरी दी थी, वो थी आपके यहाँ पे
theory of natural selection. So that is something you have to understand, right? अब जैसे आपके चार्ल्स डार्विन ने अपनी यहाँ पे एक बात यहाँ पे रखी थी, वैसे एक और साइंटिस्ट थे आपके यहाँ पे, एल्फ्रेड वॉलेस, इन्होंने भी सेम बात रखी थी, राइट? तो इन्होंने भी सेम बात रखी, बट इनका जो डेस्टिनेशन था वो अलग था यहाँ पे. ही वेंट टू आर्चिपेलागो वाले जो आइलैंड्स थे वहां पे गए थे और उन्होंने सेम चीज के बारे में बात किया था. आपको बस ये नाम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना. यू हैव टू नो दिस. एल्फ्रेड वॉलेस का भी सेम ही काम था, इनका भी कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम ही था, राइट? सो ही वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, ही वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग ओवर देयर. ठीक है, अब सोचो तुम्हें कैसा लगेगा. अब इमेजिन करो तुम लोग कि मोनिका जाती है एंटार्क्टिका घूमने के लिए, राइट? और वो कुछ थ्योरी बना रही है वहां पे जाके, उसने कुछ चीजें स्टडी की, उसने कुछ थ्योरीज बनाई. ठीक है, उसने देखा कि यार ये तो सही है, ये सब मैं कुछ नया यहाँ पे डिस्कवर कर रही हूँ और ये सब चीजें मैं पहली बार देख रही हूँ, राइट? उसमें से साइड में से मैं भी अपनी बोर्ड लेके आ रहा हूँ और मैं भी वो सेम ही चीज कंक्लूड कर रहा हूँ कि हाँ ये तो सही है, ये बिल्कुल जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये बिल्कुल मेरा रिजल्ट एकदम सही निकल रहा है. आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. तो मोनिका क्या बोलेगी, अरे यार ये कहाँ से आई एम द वन हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग, ये यहाँ पे आ गया और इनकी भी यहाँ पे सेम थ्योरीज अलग बना रहे हैं. तो मोनिका के दिमाग में क्या आएगा कि फटाफट मुझे ये पब्लिश करना है मेरा काम, इसके पहले कि मेरा बाप पहले जाके पब्लिश करे, मैं पहले पब्लिश कर देती हूँ. तभी तो होगा ना, तभी तो आएगा कि अरे मोनिका ने ढूंढा है. सेम थिंग चार्ल्स डार्विन ने सेम चीज चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे की. जब वो फटाफट आया ना तो रियलाइज कि अरे अल्फ्रेड वॉलेस भी सेम चीजें बोल रहा है. ही इज सेइंग द सेम थिंग. इतना मेहनत क्या, मैंने 5 साल बाहर गया, ही इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, राइट? सो दैट्स व्हेन ही डिड, ही फटाफट ही रोट डाउन हिज बुक एंड हिज बुक वाज माय ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. तो वो टाइम पे उन्होंने अपनी थ्योरीज आगे रखी थी और उन्होंने एक बुक सामने रखी थी, दैट वाज योर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, ऑलराइट. So that is something you have to understand. ठीक है, सो आई होप ये याद रखना, प्लीज याद रखना. बुक है आपकी जो आपकी दी गई थी चार्ल्स डार्विन. सो ओरिजिनल स्पीशीज ऑफ द बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन. वो काफी फेमस बुक है, पढ़ना किसी दिन टाइम मिले तो, नीट एग्जाम देने के बाद. अभी नहीं. सर वो ज्यादा ही मोटी बुक है, पढ़ना बहुत मुश्किल है. ये किसके पास है ये बुक वैसे? मोनिका? नहीं है नहीं मेरे पास, देखिए. अल्जिया? नहीं, इतनी मोटी तो नहीं बेटा, छोटी सी बुक है. आपने कोई दूसरी वाली उठा ली बेटा. चार्ल्स डार्विन फ्रॉम मीशो. नहीं, it is a small book. I think you might be having some different version, I guess, possibly. But हाँ, बुक के अंदर कंटेंट काफी हैवी है थोड़ा. I would say it is a heavy content. So अभी नहीं पढ़ना बेटा, नीट के बाद ही पढ़ना. पता चला असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ी जा रही है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. ये आई होप यहाँ पे आपको सब समझ आ रहा है. दिस इज द स्टोरी व्हिच यू हैव टू नो, राइट? यहाँ पे देखो चार्ल्स डार्विन एंड इनका 5 साल का जर्नी है. शिप का नाम याद रखना, HMS बीगल, ये याद रखना. इस शिप पे वो गए थे घूमने के लिए ऐसे ही. ओके, एंड ही रोट दिस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, राइट, इन द ईयर ऑफ 1859. दैट इज समथिंग ही एक्चुअली डिड. और ये आपके एल्फ्रेड वॉलेस, एंड ही डिड द सेम ऑब्जर्वेशन लाइक डार्विन डिड. और उनकी भी बातें सारी सेम ही थी कि हाँ लाइफ के अंदर सारी सिमिलरिटीज होती है एंड दे मस्ट बी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर. सेम चीजें यहाँ पे बोल रहे थे. तो डार्विन यहाँ पे पैनिक हो गया कि चलो चलो घर चलो फटाफट पब्लिश करना है अपना काम. तो दैट इज समथिंग ही डिड. ऑलराइट, सो इतनी बात आई होप यहाँ पे सबको समझ आ रही है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट समथिंग एल्स. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आ रही है. यस सर. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक. बोलो तो अनफिट, बोलो. सर उसका थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं उसको, एयर ऑफ एडिशन, वो भी याद रखना है कि उसने किस साल में वो की थी पब्लिश. हाँ रख लो, याद रख लो, वो हो जाएगा याद, वो टाइम के साथ याद हो जाएगा. सर वो चीज भी याद रखनी है, वो भी पूछता है एग्जाम में. क्या क्या? ईयर ऑफ एडिशन. हाँ, एडिशन नहीं, ईयर जिसमें उसने पब्लिश किया था. पब्लिकेशन. हाँ हाँ, वो याद रखना, 1859 याद रखना. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉसिल रिकॉर्ड्स. अब यहाँ पे हम फटाफट देखते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या होता है. बेसिकली फॉसिल्स को देख के आप बता पाते हो कि आपका जो एनिमल है या आपका जो ऑर्गेनिज्म है आपका वहाँ पे वो कितना पुराना है, राइट, या कौन से पीरियड पे वो बिलोंग करता है. सो दैट इज समथिंग फॉसिल रिकॉर्ड विल हेल्प यू. अब जो लोग फॉसिल को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट.
पीपल हु स्टडी फॉसिल्स आर कॉल्ड एज माय पैलेंटोलॉजिस्ट। अब ये टर्म आपने इन लोगों को आपने देखा होगा, अगर आपने वो पिक्चर देखी ना जुरासिक पार्क, अगर आपने देखी है तो यस सर। यस तो सर। उसमें वो लोग जैसे ब्रश से नहीं निकाल रहे होते फॉसिल्स को, दे वर ऑल योर हाँ। पैलेंटोलॉजिस्ट, राइट। तो वो होते हैं जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। इंडिया में कम मिलते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू क्रैक जेडब्ल्यू नीट एग्जाम, दैट्स व्हाई। बढ़िया। सो पैलेंटोलॉजिस्ट के बारे में याद रखना दैट दे स्टडी द फॉसिल्स। और जब आप फॉसिल को स्टडी करते हो तो आपको याद रखना है कि आप एक्चुअली पता लगा पा रहे हो कि आपका फॉसिल कितना पुराना है और वो टाइम पे आपका एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा। दैट इज आल्सो यू विल गेट टू नो दैट हाउ ओल्ड योर फॉसिल इज एंड उस टाइम पे आपके कंडीशंस क्या होगी, ये भी आपको पता लग सकती है। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो अपर लेयर पे जो आपको फॉसिल्स मिलेंगे, जो अपर लेयर पे जो आपके यहाँ पे फॉसिल्स मिलेंगे वो आपके ज्यादा नए होंगे। तो जो अपर लेयर पे जो आपके यहाँ पे फॉसिल्स मिलेंगे, दे विल बी मच मोर न्यूअर कंपेयर टू द फॉसिल इन द लोअर लेयर। जो आपको लोअर लेयर पे जो आपको फॉसिल मिले वो आपके ज्यादा पुराने होंगे, और ये बात आप समझ सकते हो, ठीक है। सो अर्थ के जो अपर लेयर पे जो आपको फॉसिल्स मिलेंगे वो आपको ज्यादा नए मिल जाएंगे, राइट। और जैसे आप डीप में जाते हो सो यू विल हैव अ मच मोर ओल्डर फॉसिल्स विल कम अक्रॉस। तो आपकी जो लेयर्स होती है ना आपके अर्थ के क्रस्ट की, ये आपको टाइम बता सकती है दैट हाउ ओल्ड द फॉसिल इज, राइट। सो आई कैन श्योरली से अगर मैं यहाँ से फॉसिल अगर मैं निकाल रहा हूँ, इट इज मच मोर ओल्डर देन व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और याद रखना फॉसिल आपको जिस जोन से मिल रहा है ना, उसके सॉइल को स्टडी करके आप ये भी बता सकते हो कि वो टाइम पे क्या कंडीशंस वहां पे रही होगी। सो दैट काइंड ऑफ सॉइल और दैट काइंड ऑफ अर्थ क्रस्ट को स्टडी करके आप बता सकते हो कि वहां पे कंडीशंस आपके यहाँ पे क्या रही होगी। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू विल अंडरस्टैंड व्हाइल स्टडीइंग द फॉसिल्स, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर जो न्यूएस्ट फॉर्म आपका है यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिलेगा, एंड जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म आपको जो मिलेगा फॉसिल का आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा। It will find it at the very bottom, ठीक है। And this tells you about the geological time. Geological time scale के बारे में आपको यहाँ पे आइडिया लगता है। So it talks about the geological time scale. अरे किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लेना। Geological time scale तो बेसिकली आपको पता चल जाए कि आपका, फॉर एग्जाम्पल अब आप जानते हो कि कुछ फॉसिल होंगे जो आपको कुछ टाइम पीरियड के अंदर मिले होंगे। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे नाम आते हैं जो आप आगे जाके समझोगे, अभी नहीं। लेकिन आपको एक नाम आपको बता सकते हो, देयर इज वन टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं जुरासिक पीरियड। अब ये नाम आप जानते हो, मैं स्पेसिफिकली इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज इससे आप वाकिफ हो। तो देयर वाज दिस टाइम पीरियड कॉल्ड एज माय जुरासिक पीरियड। तो आप लोग जानते हो या पैलेंटोलॉजिस्ट जानते हैं कि जुरासिक पीरियड के अंदर आपके सिर्फ आपके वहां पे मिलते थे आपके डायनासोर्स, और उसी पीरियड के अंदर आपको डायनासोर्स मिल रहे थे क्योंकि उसके बाद वाले टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो निकल चुके थे। सो ऐसे कई सारे आपके पीरियड्स होते हैं। जुरासिक पीरियड जैसे आपका यहाँ पे हो गया, देन यू हैव समथिंग लाइक योर ट्राइसिक पीरियड आपका यहाँ पे आएगा। सो यू हैव ट्राइसिक पीरियड। तो हर एक पीरियड के अंदर ये एक आपका टाइम फ्रेम है, मतलब ये आपका एक टाइम जोन है जहां पे आपके कुछ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स आपको वहां पे मिलते थे, जो वो टाइम पे आपको मिलते हैं लेकिन बाद में वो एक्सटिंक्ट हो गए या बाद में आपको वहां पे नहीं मिले। सो ये हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा बताइए। सर जो आइसिस था वो भी पीरियड्स में काउंट होगा? वापस बोलना। आइस एज जो था तो वो भी ऐसे पीरियड्स में काउंट होगा? हाँ, तो आइस एज विल आल्सो कम अंडर द कैम्ब्रियन पीरियड। तो हम अलग से आप देखोगे, अलग से आप जब जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए आप देखोगे ना, तब आपको रहेगा कि कहाँ पे आपका कौन सा एज आया होगा। सो आइस एज कौन से पीरियड में आएगा, समथिंग यू विल सी दैट। उसमें पीरियड होता है, एपोक होते हैं। सो ज्यादा जोन्स ओवर देयर, और ये सारे जोन्स आप जब ये अलग से सीखोगे ना, इसे पढ़ोगे तो आप सीखोगे। तो अब इसको आप इग्नोर कर सकते हो। यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप अर्थ क्रस्ट को समझ के यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कौन से टाइम पीरियड का ये एनिमल होगा। यू कैन एक्चुअली नो दैट, ठीक है। सो या दैट इज द थिंग यू हैव टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन सी द फॉसिल्स ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर द फॉसिल्स। आप यहाँ पे अपने फॉसिल्स यहाँ पे देख पाओगे, एंड यू कैन सी ये प्रेजेंट डे फॉसिल्स है, फिश, बेयर, ऐसे फॉसिल्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। देन यू हैव द फॉसिल्स ऑफ द डायनासोर्स। आपको यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यू हैव फॉसिल्स ऑफ डायनासोर व्हिच हैव गॉन एक्सटिंक्ट। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने के आपको यहाँ पे मिल रहा है। यू कैन सी द एनिमल्स व्हिच हैव गॉन एक्सटिंक्ट, राइट। तो ये पिक्चर आपको बता रही है कि आप कैसे जैसे आप जैसे नीचे जाते रहते हो ना, वैसे आपका ये दिस आर द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इस साल की जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको आप अलग से पढ़ोगे। बट याद रखना जो आपका जितना अंडरनीथ होगा, जितना नीचे हो जाएगा उतना पुराना। सो दैट एरिया दिस हैज टू बी द ओल्डेस्ट टाइम पीरियड। दिस इज गोइंग टू बी द ओल्डेस्ट ऑल द टाइम। इसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना बिकॉज यहाँ से कोई आपके बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। एंड दिस पर्मियन पीरियड हैज टू बी द न्यूएस्ट वन, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली।
इतनी बात याद रखनी और कुछ इसके अंदर आपको याद नहीं रखना। वैसे याद एक और बात आप याद रख सकते हो कि आपके फॉसिल्स कुछ थे, कुछ एनिमल्स के, वो एक सर्टेन पीरियड में आपको मिलते थे और बाकी बाद में वो आपके एक्सटिंक्ट हो गया उस पीरियड के अंदर। नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट टाइम के अंदर आपको वो देखने के लिए आपको नहीं मिले थे। जैसे मैंने बोला कि डायनासोर्स आपको मिले थे जुरासिक पीरियड के अंदर, बट बाद में आपको नहीं मिले थे। ओके, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपके यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे आते हैं, या वो होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड या वो एनालोगस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे इसको हम समझाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। Now when we discuss about homologous and analogous, so please understand few things. See, जब मैं बात करता हूँ homologous structures के बारे में, when I discuss about homologous structures, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? You have to know that जैसे कि कुछ एनिमल्स के अंदर आपको मिलेगा सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, यू हैव अ बैट, बैट आपका मैमल है, राइट? यू हैव अ व्हेल, राइट? देन यू हैव अ लेट्स से चीता, एंड देन यू हैव अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं इन सबके 4 लिम्स को देखता हूं, अगर मैं इन सबके 4 लिम्स को अगर ऑब्जर्व करता हूं, 4 लिम्स मतलब मेरा हाथ, राइट? मेरा अपर हैंड जो मेरा यहाँ पे, दैट इज माय 4 लिम्स। अगर मैं इसके 4 लिम्स को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे वहां पे जो बोन का स्ट्रक्चर मिलेगा, सबके अंदर बोन का स्ट्रक्चर वहां पे सेम रहता है। अगर आप 4 लिम्स को, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा अपनी लर्न के अंदर, तो 4 लिम्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, so you have some bones, you have a radio ulna, right? You have a humerus, and then you have a phalanges, and then you have the carpals, right? So that is something you will get to see. आपको ये सारे आपके bones आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, right? So you'll have your, again, you'll have your humerus as a bone आपको वहाँ पे मिलेगा. Then you'll have a radio ulna over there, right? Radio ulna will be somewhere over here, right? Then you have the carpals, wrist के अंदर आपके carpals आ जाएंगे, मैं आपको इसको पिक्चर दिखाता हूँ. And then you have the phalanges, right? Then you have the metacarpals and you have the phalanges. तो ये आपको मिलता है स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए. So you have all the structures which will get to see. अब सारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके होते हैं, ये सबके अंदर सेम रहेंगे, राइट? आपका ह्यूमरस, रेडियो ulna, ये जितने भी आपके स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी सेम, चाहे वो बैट हो. अब याद रखना, बैट के पास जो 4 लिम्ब होता है, उसका काम क्या है? उसका काम कुछ और है, उसका काम होता है उड़ने के लिए, बट उसका जो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे सेम है. सो द बोन स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिमेन द सेम. तो 4 लिम्ब के अंदर जो आपका जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, बोन का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, द बोन स्ट्रक्चर इन देम इज गोइंग टू रिमेन द सेम. वो आपका यहाँ पे सेम होगा. ये बात पहले आप यहाँ पे याद रखो, द बोन स्ट्रक्चर इन देम इज गोइंग टू रिमेन द सेम. लेकिन इनके जो फंक्शन होते हैं यहाँ पे आपके अलग हो जाते हैं. बैट के अंदर जो आपका फंक्शन क्या होगा आपके 4 लिम्ब का? फ्लाई करना, राइट? सो बैट के अंदर जो आपका 4 लिम्ब आपका यहाँ पे होगा, इट विल हैव अ रोल ऑफ फ्लाइट. इट विल हैव अ रोल ऑफ फ्लाइट. उसी तरीके से अगर मैं मेल का 4 लिम्ब देखता हूँ, वेल का अगर 4 लिम्ब यहाँ पे देखता हूँ, तो वेल के 4 लिम्ब के अंदर भी बोन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सेम रहेगा, बट फंक्शन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन यहाँ पे होगा स्विम करना. स्वयं करना. यहाँ पे फंक्शन इसका हो जाएगा यहाँ पे स्विम करना. चीता के अंदर भी बोन स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे सेम रहेगा, बट इसका फंक्शन यहाँ पे होगा आपका रनिंग. रनिंग. सो रन करना या रनिंग, इसका यहाँ पे इसका फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा. और ह्यूमंस को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ह्यूमंस के अंदर भी बोन स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट यहाँ पे इसका काम होगा लिफ्ट करना, चीजों को लिफ्ट करना या डू सम काइंड ऑफ वर्क. दैट इज समथिंग द 4 लिम्ब has been known for. So what you get to see that you have a bone structure which will remain same, but you will have different functions. आपके functions यहाँ पे आपके different हो जाते हैं. So you will have a different function. तो structure आपका यहाँ पे same हो रहा है, but functions आपके यहाँ पे अलग आ रहे हैं. So you have a different function, but you have a same structure. 5 एनिमल है, 5 एनिमल have a same structure but different function. और इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं as a homology. This condition over there is called as homology. You have a same structure. You have a same structure. And you have a different function. And you will have a different function. Same structure और अगर different function अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, this is a story of your homology. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a homology. इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ. दूसरा एग्जाम्पल जो आपके यहाँ पे सामने आएगा, उसके लिए आप ये पिक्चर यहाँ पे देख लो. दूसरा एग्जाम्पल जो आपके यहाँ पे आ सकता है, इट कैन बी अ ब्रेन स्ट्रक्चर इन ऑल द मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. लेट्स से टेक दैट.
पहले आप इसे यहाँ पे देख लो, यू कैन सी दिस बोन स्ट्रक्चर ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको वैसे मिलेगा जैसे आपका जो ह्यूमरस होता है। अगर ये मेरा यहाँ पे ह्यूमरस है, लेट मी टेल यू ओवर हियर, अगर आपका यहाँ पे ये आपका, अगर आपका यहाँ पे ह्यूमरस बोन है, राइट, तो बैक के पास भी ह्यूमरस बोन है, बस वो छोटी है। आपके पास जो यहाँ पे फ्लेंजेस है ना, आपके पास जो यहाँ पे फ्लेंजेस है, सो बैक के पास भी फ्लेंजेस है, लेकिन वो यहाँ पे काफी अलग है थोड़े, राइट, उनका बस शेप यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है। तो स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे सेम ही रहेगा, राइट, बट फंक्शन यहाँ पे अलग हो जाता है। एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय होमोलॉजी। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, एग्जांपल ये भी याद रखना, दैट brain in your mouse, in your frog, in your crow, and in your human। हम सबके पास ब्रेन है, और अगर ब्रेन का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर आप वहां पे देखोगे ना इन सबके अंदर, तो आपका सेम रहेगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ रहेगा वो आपके यहाँ पे सेम रहेगा, बट फंक्शन सबके अंदर अलग है। फ्रॉग के अंदर ब्रेन इतना नहीं सोचता, इट विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ ओनली कैप्चरिंग द फूड। माउस के अंदर थोड़ा वेल डेवलप होता है कि वो डिसाइड करता है कि उसे घर बनाना है, उसको रहना है, राइट। क्रो के अंदर भी इतना वेल डेवलप ब्रेन नहीं होता, इट हैज सर्टेन अदर फंक्शंस टू बी प्लेड, और ह्यूमंस के अंदर वी हैव अ वेल डेवलप ब्रेन ओवर देयर, right? So again, you have a same structure. Again, this also becomes an example of my same structure, but it will have a different function. It will have a different function. So this also becomes example of my, ये भी मेरा यहाँ पे example बनेगा मेरा यहाँ पे homology का. So this also becomes example of your homology. क्या आपको homology term यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। नहीं आ रहा तो बता दो. This is called as my homology, so that's going to be homology. So you have a same structure, different function. अब एक और चीज यहाँ पे रखो, जब भी homology term आएगा, it is an example of my divergent evolution. It is an example of my divergent evolution. अब क्या होता है मेरा यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये चीज को आप यहाँ पे समझो। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा कि आपके कुछ कॉमन एंसेस्टर था, उस कॉमन एंसेस्टर में से आपके कुछ अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे स्पीशीज बनी, राइट। आपके कॉमन एंसेस्टर आपके यहाँ पे, और उसमें से आपके अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे स्पीशीज बनी, तो अलग हुई। डाइवर्ज मतलब अलग होना। सो यू विल बी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। सो आपका यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर है, यू आर हैविंग सम कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे, और इसमें से अलग अलग टाइप की स्पीशीज आपकी अलग हुई एज पर द फंक्शन, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर एडेप्टेबिलिटी। अलग अलग आपके यहाँ पे ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिल जाए। सो कॉमन एंसेस्टर में से आपको अलग अलग आपको यहाँ पे डाइवर्ज होते हुए मिल जाए आपके यहाँ पे ट्रेड्स आप कह सकते हो, या स्पीशीज आप कह सकते हो, राइट, कुछ भी आप कह सकते हो। यहाँ से अगर कोई हम एनिमल की बात करें तो कॉमन एंसेस्टर में से आपकी अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे निकली, और ये जो अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे निकली वो कैसे डेवलप की, एज पर द हैबिटेट इन विच दे वर लिविंग। जिस हैबिटेट में वो वहां पे रह रहे थे उस हिसाब से वो वहां पे वो डेवलप किए, वहां पे वो ग्रो किए। आप यहाँ पे देख लो, आपका यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वेल, ह्यूमन, कैट एंड बैट, अपने हैबिटेट के हिसाब से इनके फोर लिम्स ने अपना काम किया। किसी का काम है दौड़ना, किसी का काम है स्विम करना, किसी के फोर लिम्ब का काम है यहाँ पे उड़ने में हेल्प करना। सो दैट इज समथिंग दे हैव डन। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर याद रखना दैट आप डाइवर्ज कर रहे हो, आप अलग हो रहे हो अपने कॉमन एंसेस्टर के साथ। और क्यों हम कह रहे हैं कि हम सबके कॉमन एंसेस्टर होंगे? बिकॉज वी हैव अ सेम स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। क्योंकि हमारे पास बोन्स का सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है, आई कैन क्लियरली से दैट वी मस्ट बी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, वी मस्ट बी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से इट इज एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। एक कॉमन एंसेस्टर में से आपके अलग अलग आपके यहाँ पे स्पीशीज बनना या अलग अलग ट्रेट्स बनना जो एज पर द फंक्शन आपके डेवलप कर जाते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द अडेप्टेबिलिटी आपके डेवलप कर जाते हैं। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, अब दो लोगों ने यस बोला, यस सर। अब सब लोग वो हो गए एकदम। अब देखो यहाँ पे बोन्स के नाम यहाँ पे हमने लगा दिए, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, राइट, एंड देन यू हैव द फ्लेंजेस। अब ये सारे बोन्स आपको सबके अंदर मिलेंगे, यू विल फाइंड देम इन एवरी वन ऑफ देम। ओके, द ओनली डिफरेंस इज देयर साइज विल बी स्लाइटली आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। ऑब्वियसली वेल का साइज काफी बड़ा होगा फ्लेंजेस का हमारे हिसाब से, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक बार फिर मैं आपको पिक्चर सामने रखी आपके यहाँ पे। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि क्या हो रहा है आपके यहाँ पे। होमोलॉजी आपके यहाँ पे क्या है, और होमोलॉजी के साथ आपका यहाँ पे जो टर्म हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, सो सेम स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। दिस इज माय होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय। ये आपको इवन बताता है आपके कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। वी आर गोइंग टू शेयर द कॉमन एंसेस्ट्री, हम सबके अंदर एक कॉमन एंसेस्ट्री है। दो एग्जांपल याद रखना, एक तो ये वाला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ब्रेन वाला। सो ऑल द अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, रेप्टाइल, ह्यूमन बीइंग और बर्ड विल हैव अ ब्रेन, कॉमन स्ट्रक्चर, राइट, बट यू विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन। ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना। दीज आर द टू एग्जांपल व्हिच यू हैव टू नो। ठीक है, अब एक और आप यहाँ पे पिक्चर आप यहाँ पे देख लो। देयर इज वन मोर पिक्चर ओवर हियर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ थॉर्न ऑफ अ बोगेनविलिया, थॉर्न ऑफ अ बोगेनविलिया प्लांट, एंड दूसरा आपका यहाँ पे है टेंड्रिल ऑफ अ कुकुरबिटा। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको दो चीज मिल रही है, एक जगह पे आपको यहाँ पे थॉर्न मिल रहा है और एक जगह पे आपको मिल रहा है यहाँ पे आपका टेंड्रिल। कुकुरबिटा में आपके पास टेंड्रिल है और थॉर्न है आपका बोगेनविलिया प्लांट के अंदर। अब ये कहां से बन रहे हैं? दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम अ कॉमन स्ट्रक्चर, और आई वुड से दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द कॉमन मॉडिफाइड, they're coming from the modified stem। दोनों चीजें जो आपकी बन के निकल रही है ना यहाँ पे, they are coming from the modified stem। तो एक modified stem में से आपका बन के निकल रहा है आपका यहाँ पे थॉर्न, उसी modified stem में से कुकुरबिटा के अंदर क्या बन के निकल रहा है आपके यहाँ पे टेंड्रिल। सो आपके एक स्टेम का जो एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उस पार्ट में से आपका क्या बन के निकल रहा है, एक साइड से आपको बन के निकल रहा है आपका यहाँ पे आपका थॉर्न, एंड दूसरी साइड से आपको बन के निकल रहा है आपके यहाँ पे टेंड्रिल कुकुरबिटा के अंदर। अब एक चीज समझो, both of them actually have a common structure। जो स्टेम था ना, जो स्टेम था वही मॉडिफाई हुआ। जो आपका स्टेम था वो कुकुरबिटा के अंदर क्या बना, टेंड्रिल। टेंड्रिल का काम क्या होता है? इसका काम होता है हेल्प करना प्लांट को ग्रो करने के लिए, एक वॉल के ऊपर या एक रोप के ऊपर या एक सपोर्ट के ऊपर ग्रो करने में आपकी मदद करता है। तो टेंड्रिल का काम कुछ अलग होगा। सो टेंड्रिल का काम यहाँ पे डिफरेंट है। सो टेंड्रिल विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन। तो टेंड्रिल का जो फंक्शन है आपका यहाँ पे, वो फंक्शन कुछ आपका यहाँ पे और है। इट विल हैव अ फंक्शन ऑफ helps in growing, इसका ये काम होता है यहाँ पे। बट ऑन द अदर हैंड जो आपके यहाँ पे थॉर्न है, थॉर्न विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन। थॉर्न विल हैव अ फंक्शन ऑफ योर प्रोटेक्शन। गाय या कोई दूसरा एनिमल आके से खाए ना, ये इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। अब दोनों के यहाँ पे फंक्शन अलग है, लेकिन दे आर कमिंग फ्रॉम अ कॉमन स्ट्रक्चर। दे बोथ आर कमिंग फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम में से आपके निकल के आ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई I can say modified stem कैसे, या modified branch कह सकता हूँ। modified stem, or I can also add a modified branch। branch would be a better term, so I can say it is coming from the modified branch। They are coming from the modified branch। तो आप देख सक रहे हो, you have a common structure, same structure, and they have a different function। So this also becomes example of what? ये मेरा किसका example बनेगा यहाँ पे? Same structure, different function। ये भी मेरा बनेगा एग्जाम्पल ऑफ माय होमोलॉजी। दिस आल्सो कम्स एग्जाम्पल ऑफ योर होमोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। तो अभी के लिए लेट्स नॉट गो बियॉन्ड, आपका टाइम हो चुका है। अभी मैं आपके यहाँ पे डाउट्स लूंगा। सो ये पहले आपको याद रखना, व्हाट इज माय होमोलॉजी। और होमोलॉजी का हमेशा आपको याद रखना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज हो रहे हैं आप, कॉमन एंसेस्टर से आप अलग हो रहे हो, राइट, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अलग हो रहे हो। दैट इज माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे, ये हम बाद में देखते हैं, लेट्स सी देम लेटर, बाद में, अभी नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखो, ये जो डेफिनेशन आपकी है, इसको आप एक बार बस पढ़ लो, आपको वैसी समझ आ जाएगी। जो अगर आपको कहानी समझ आ रही है ना, आपको समझने में ये दिक्कत नहीं आएगी। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्टर्स डेवलप डिफरेंट ट्रेड्स, राइट। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन अगर एंसेस्टर आपके यहाँ पे है, then they will develop different traits or characteristics to adapt to the changing environment conditions, environmental conditions। जो आप देख पा रहे हो, कॉमन एंसेस्टर में से आपके अलग अलग आपके ट्रेट्स बने एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशंस। वेल है तो पानी के अंदर अलग ट्रेट आपको मिल रहा है, बैट है तो आपको अलग ट्रेट मिल रहा है आपका एयर के अंदर, एंड दिस इज नीड्स टू बी नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये याद रखना, होमोलॉजी के साथ हमेशा आपका आता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी चीज अभी यहाँ पे आपको करा नहीं रहा, बिकॉज आपके यहाँ पे टाइम हो चुका है। दैट्स व्हाई नाउ विल टेक योर डाउट्स, बिकॉज लास्ट 15 मिनट्स विल बी यूजिंग फॉर द डाउट सेशन। बट उसके लिए याद रखना हमने यहाँ पे क्या किया है। वी हैव डन द होमोलॉजी, हमने यहाँ पे सीखा, इसको हमने यहाँ पे समझा।
उसके अलावा हमने देखा हमारे यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन की थ्योरीज क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है वो हमने यहाँ पे समझ लिया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इवोल्यूशन इन द रियल सेंस. देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज माय थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. आपके यहाँ पे क्या थी वो एक बार फिर देख जाना, विच वॉज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे एक अपनी बुक लिखी थी, दैट वाज माय ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, समथिंग यू हैव टू नो दैट, राइट. और उसके अलावा हमने देखा था व्हाट इज माय मैक्रोस्फीयर्स, और वो आपके इन रियल सेंस आई कैन कॉल देम एज अ प्रिमिटिव सेल, राइट. या मैं कह सकता हूँ उसके अंदर थोड़ी और मॉडिफिकेशन करके हम एक प्रिमिटिव सेल बना सकते हैं, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो ये बात है आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, दैट वाज माय प्रोटोबायंट. सो ये सब हमने यहाँ पे कर लिया. अब बताओ कि अगर इसके अंदर कोई सवाल है तो आप पूछ लो. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू देन बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए. चलिए बताना चालू करिए क्या सवाल है आपका यहाँ पे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. बोलो, सर बोलिए. सर वो जो आपने चार्ल्स डार्विन का वो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर वाले पे बताया था ना, उससे थोड़ा पहले जो आपने पढ़ाया ना वो मेरा छूट गया है, नेटवर्क इशू की वजह से मेरी क्लास छूट गई थी, तो आप वो बता दो ना. अरे बेटा पहले हम डाउट्स ले लेते हैं पहले बच्चों के, किसी कोई और डाउट्स हो तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. अदर पीपल हैविंग एनी अदर डाउट्स, बोलिए. अक्षरा, मोनिका, तवनप्रीत, बताइए. नो सर. कोई डाउट्स है या कोई क्वेरीज है किसी चीज को लेके, असाइनमेंट को लेके अगर कोई क्वेरीज है तो बताइए आप लोग. सर जो आपने बताया था ना क्वेश्चन वाला मॉड्यूल है एक अलग, वो नहीं हाँ. मिल रहा था, वो शेयर कर देना ग्रुप में. वो ग्रुप में चलो शेयर कर दूंगा मैं. आपको कौन सा मिल गया, वो वाला मिल गया आपको जिसमें थ्योरी प्लस ये था यस सर. क्वेश्चन, वो वाला मिल गया होगा आपको. आपको वो चाहिए ना जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस हो. अरे यस मैंने लिंक, मैं बताया वो एक अलग से लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ. चलो एक बार फिर मैं कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा. बताइए तवनप्रीत क्या कहना चाहते हो आप, बोलो. आपने जो लिंक भेजा था ना जिसमें आपने बोला था यहाँ से देख लेना, हाँ. तो वहां पे मैंने ना एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का ना वो खोला, नोट्स खोले, तो वो हाँ. खुलने के हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास असेस नहीं है इसकी. ठीक है, उसका ऐसे कैसे नहीं है उसका एक्सेस. चलो मैं एक बार फिर, चलो ओके लेट मी, ठीक है मैं वो उसका सेटिंग चेंज करता हूँ, एक्सेस में उसका सबको देता हूँ एंड देन यू शुड बी एबल टू एक्सेस दैट. प्रखर ऐसा क्वेश्चन, अरे प्रखर हैड गिवन अस द होमवर्क, कर दिया प्रखर ने, बहुत बढ़िया प्रखर, बांट दो सबके साथ. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बताइए और किसी का कोई सवाल है तो बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपके डाउट्स को फिक्स करने के लिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. हाँ तो वो आपका हो जाएगा कंप्लीट, वो तो ठीक है, वो अच्छा बता दिया आपने, दैट वी विल डू दैट. ओके. असाइनमेंट सॉल्व हो रहा है आपसे, असाइनमेंट जो दिया था सबने सॉल्व किया, काफी लोगों ने सॉल्व नहीं किया है. सर. रानी कब तक आएगा असाइनमेंट सॉल्व करके वापस? सर आज घर पे फोन नहीं था इसलिए नहीं करके भेजी. ठीक है अब करके दे देना, अगर फोन है घर पे तो डू दैट, ठीक है. एंड बाकी इसमें भी मुझे असाइनमेंट शेयर करना था बट वी हैवंट डन द एनालॉजी. यहाँ पे एनालॉजी करके मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा इसका, एक छोटा सा असाइनमेंट बना के दूंगा जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जिसको आप सॉल्व कर पाओगे, तो आप एक बार देख लेना. सो आई कैन शेयर दैट विद यू. और बताइए और कोई डाउट हो तो बताइए. टेल मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स इन टर्म्स ऑफ जो हमने यहाँ पे सर किया. मैंने अपना डाउट लिख दिया है, पढ़ लो. अच्छा ये देखो, बोलेंगे नहीं बच्चे, लेकिन देख ही लीजिए सर. ये क्या मतलब अक्षरा, व्हाट इज दिस हैपनिंग अक्षरा, लाइक व्हाई? स्ट्रेट अ मिनट, का डाउट. सर मुझे मॉस्किटो समझ आया था. अच्छा समझ नहीं आया था, ओके. बड़ा मॉस्किटो वाली कहानी आप लेट तो नहीं आए थे क्लास में रानी? नो सर, पर समझ में नहीं आया था. कोई है जो यहाँ पे असिस्ट करेगा टू अंडरस्टैंड द मॉस्किटो वाली कहानी? एनीवन? किसने हैंड तो रेज किया, दिख नहीं रहा किसने हैंड रेज किया. हाँ जी चलिए मोनिका, मोनिका आराम से समझाना है, मोनिका आराम से समझाना है, ठीक है आराम से. हाँ बोलो. सर तो 19 के टाइम था ना, तो मॉस्किटो थे बहुत ज़्यादा थे ना, तो उनको मारने के लिए ना एक मतलब एंटीबायोटिक वगैरह लिए उन्होंने, डीडीटी ना, जिसको स्प्रे किया. फिर उसमें ना जैसे कि बहुत ज़्यादा मॉस्किटो थे, मतलब मान लेते हैं कि 1000 मॉस्किटो थे, तो उनमें से ना जब उन्होंने वहाँ पे डीडीटी स्प्रे किया ना, तो 1000 में से हमारे जो 950 थे वो तो मर गए एंड रिमेनिंग बचे 50.
जो 50 जो बच गए थे ना, अरे वो 10 बच्चे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्लाइड पे, वो बताओ ना। अच्छा स्लाइड बंद हो गई क्या? अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? नहीं सर दिख रही है, लेकिन मैं अपनी दिख स्टोरी रही है के सर। अरे नहीं, ये वाला नंबर बताओ, ये वाला नंबर बताओ, यस ऐसा मत करो। सर, वो वहाँ पे 1000 पैनिक हो जाएगी। हाँ आराम से, और आराम से, आराम से। यस हाँ हाँ 1000 थे ना, उन 1000 में से ना 990 की होगी डेथ, और बच के रिमेनिंग बच गए 10। तो वो 10 कैसे सरवाइव करे? वो 10 इस वजह से सरवाइव करे बिकॉज उनके पास था एक स्पेशल जीन। वो स्पेशल जीन कहाँ से आया? बिकॉज ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं ये मॉस्किटो, तो उनमें जो होता है फिर डीएनए की मतलब उनका एक्सचेंज में होते रहते जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें उसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशन आती है। तो वेरिएशन की वजह से जो जीन था ना, वो उसको मतलब रेजिस्ट कर पा रहा था उस डीडीटी को, उसकी वजह से वो 10 बच गए। अब वो 10 जो बच गए थे सर्वाइव जो कर गए थे, तो उनके पास जो जीन होगा वो बाद में उनकी प्रोजेनी के पास भी जाएगा। जब उनकी प्रोजेनी के पास जाएगा तो वो मतलब वो भी फिर इवेंचुअली वो भी सर्वाइव तो कर ही जाएंगे। तो ये थी इसकी स्टोरी, क्योंकि उनके पास वेरिएशन आ रही है पॉपुलेशन में। तो ये था इसमें बताया। राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है मोनिका। बस थोड़ा स्पीड थोड़ा अपना कम रखा करो, बाकी इसको भी थोड़ा थोड़ा सा आपका 4x में चलता है आपका एक्सप्लेनेशन, स्लोली ब्रिंग इट डाउन। मोनिका अगर टीचर बन के पढ़ाए सिलेबस जून तक सब लोग इकोलॉजी तक पहुंच जाए, पीपल हर करे, जून खत्म नहीं हुआ हमारा, 2 चैप्टर ही बाकी है। नहीं ओके, सर ऐसे तो अच्छा समझा, मतलब ऐसे सामने होते हैं। अरे इट्स वेरी यू नहीं एक्सप्लेन सर वेरी मतलब फोन nicely. में फास्ट The फास्ट only thing बोलते is हैं ना, लेकिन speed. हाँ, speed is something you have a very at fast you explain, right? उसका टेम्पो थोड़ा वो करो। सर बाकी मतलब ऐसे सामने होती है तब तो मैं अपनी क्लास के बच्चों को मतलब ऐसे मतलब आराम से समझाती, फिर वो बोलते हैं हाँ, आ गया समझ। अरे ध्यान दो यहाँ पे। अच्छा सुनो रानी, एक बार फिर बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जो आपने बताया, मोनिका ने बताया, वो बिल्कुल आपके यहाँ पे सही है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक दो चीजें। याद रखना कि आपके जो मॉस्किटोस थे ना पहले, इनको मारने के लिए आपने यहाँ पे स्प्रे किया था आपका यहाँ पे डीडीटी एज अ पेस्टिसाइड, इनको खत्म करना था। तो अगर आपके 1000 थे, जैसे कि मोनिका ने बताया 1000 आपके अगर मॉस्किटो लार्वा थे, उनमें से 990 की तो वहां पे डेथ हो गई, तुरंत खत्म हो गए वहां पे। 10 आपके वहां पे सर्वाइव कर गए, 10 आपके यहाँ पे सर्वाइव कर गए। अब जो 10 आपके यहाँ पे सर्वाइव कर गए ना, वो सर्वाइव करे क्यों? तो वो सर्वाइव इसलिए किया बेटा, क्योंकि उनके पास था जीन, कोई ना कोई तो उनके पास वहां पे जीन था, जिसकी वजह से उस एनवायरमेंट के अंदर वो लोग बच गए वहां पे। रानी समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। राइट। अब ये जो 10 यहाँ पे बच गए ना, इन्होंने ऑब्वियसली अपने ऑफस्प्रिंग बनाएंगे यहाँ पे। तो जब इन्होंने अपने यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बनाया, सो व्हाट विल हैपन, दे विल मेक मोर नंबर ऑफ मॉस्किटोज। अब जितने भी यहाँ पे नए मॉस्किटो बनेंगे, उन सबके पास वो वहां पे जीन होगा। अगर उनके पास वहां पे जीन है तो सिंपल सी बात है, अब मॉस्किटो के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन इवोल्यूशन, कि आपका जो जीन आपका अडेप्ट या सिलेक्ट किया जाता है नेचर के थ्रू, जो भी आपका एडवांटेजेस ट्रेट होता है, जो जीन होगा आपका सिलेक्ट किया जाएगा, that trait will increase in the population, that trait will increase in the population, और वही चीज आपके यहाँ पे हो पा रही है। and that is the example of my evolution, that is a perfect example of my evolution, कि कैसे आपका एक सिलेक्टेड एडवांटेजेस जीन्स को आप लेते हो और उसका नंबर आपका यहाँ पे बढ़ते हुए आपका मिल जाएगा पॉपुलेशन के अंदर। दैट वाज द स्टोरी। रानी अगर आपको फिश वाली कहानी समझ आ गई थी, तो ये भी आपको कहानी समझ आएगी, इट्स द सेम स्टोरी, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्टोरी अलग है। ठीक है यस सर सर मेरा समझ आ गई क्वेश्चन, थी। हाँ हाँ अलजिया, हाँ रुक जाओ अलजिया, बोलो। हाँ अलजिया, आपका क्या रह गया था बेटा, क्या रह गया था आपका, बोलो। इससे भी पहले सर आप ये सब मैं सुनी, इससे पहले जब आपने बताया ना चार्ल्स डार्विन वाला, हाँ ये इसके पहले वाला ये नेचुरल सिलेक्शन तक सुनी मैं, फिर उसके बाद मेरे क्लास कट हो गई। हाँ इसके बाद से मतलब ये वाला ही ना सिर्फ। सो बेसिकली ये आपको यहाँ पे हाँ क्या कह रहा है, आपके स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 जो आपके यहाँ पे ये कह रही है कि ईच स्पीशीज प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव। अब जिनका सवाल या कोई क्वेरी नहीं है ना, वो दे कैन ड्रॉप ऑफ, या दे कैन ड्रॉप ऑफ, जिनका कोई क्वेरी नहीं है तो बस जिनका क्वेरी वो आप रुक सकते हो। सो ईच स्पीशीज प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि हर एक स्पीशीज जो होती है वो इतने ऑफस्प्रिंग बनाती है जितने सर्वाइव करने वाले होते रियल में उससे ज्यादा ही बनाती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर आप डॉग्स की बात करो, डॉग्स के अंदर आपको 6 से 7 आपको पप्स मिल जाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें रैट की, अगर हम बात करें रैट्स के अंदर भी 8 से 12 आपको यहाँ पे पप्स मिल जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सर्वाइव नहीं करते हैं। इन 8 या 12 में से आपके सिर्फ 3-4 होंगे जो आपके बड़े हो पाएंगे, बाकी सबकी डेथ हो जाएगी। सिमिलरली डॉग्स के अंदर भी 6-7 अगर हो भी रहे तो 6 से 7 आपके बच नहीं पाते हैं, 2 या 3 ही होते हैं जो आपके एडल्ट तक बन पाते हैं। राइट, तो यही वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सेम चीज आप फ्रॉग के साथ भी देख लो। फ्रॉग 1000 एग ले करता है,
लेकिन 1000 नहीं सर्वाइव करते हैं, सिर्फ 4 से 5 ही आपके यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। सो दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू टेल यू। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ये कह रही है दैट ईच इंडिविजुअल हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स। दैट मींस हर एक इंडिविजुअल के पास मदर और फादर से एक क्रोमोसोम आता है, उससे आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलता है, और उसको ही हम यहाँ पे शॉर्ट में कह सकते हैं एज अ वेरिएशन। सो एवरी एनिमल विल हैव सम काइंड ऑफ वेरिएशन इन देम, ठीक है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। देन यू हैव इंडिविजुअल्स कम्पीट फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। आपने ये बात देखी होगी कि हमेशा आपके इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो चाहे वो कोई प्लांट हो, हमेशा आपके पास रिसोर्सेज होते हैं आपके लिमिटेड। आपके पास खाना, वाटर, स्पेस लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में टाइगर भी कम्पीट कर रहा है रिसोर्सेज के लिए, सर्वाइव करने के लिए। सो ये हमेशा आपका रहेगा, चाहे वो बेबी एनिमल हो या एडल्ट एनिमल हो, यू आर ऑलवेज कम्पीटिंग फॉर द रिसोर्सेज। दैट इज अ पॉइंट नंबर 3, राइट। सो कंपटीशन हमेशा आपके यहाँ पे रहता है। सो रखना, यू विल ऑलवेज हैव अ कंसर्न ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन आपका हमेशा यहाँ पे आपका रहता है। एंड देन दिस 3 थिंग्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब ये 3 चीजें आपको यहाँ पे मिल देखने के लिए, दिस इज अ स्टोरी, ये आपकी कहानी है एक नेचर की, जहां पे आपको ये सारी चीजें आपके यहाँ पे होगी। एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द एनिमल जो बेस्ट सूटेड है उस एनवायरमेंट के लिए, वो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, वो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, और उसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो नेचुरल सिलेक्शन अकर्स थ्रू अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे आपका फिट होता है उस एनवायरमेंट के अंदर, वो आपका सर्वाइव करता है, और जो सर्वाइव कर गया वही अपने वहां पे ऑफस्प्रिंग डाल पाएगा ज्यादा अमाउंट के अंदर। इट विल बी एबल टू ऐड मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन इट्स एनवायरमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या समझ आया आपको मेरी बात? ये यस सर। ऑलराइट, ठीक है। बाकी किसी का कोई सवाल तो बताइए। आई थिंक और किसी का कोई सब चले कंसर्न? गए सर, बाय। चले गए चलो बाय, ठीक है, ऑलराइट, चलो।